अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए नावल लेकर आई हूँ, आंचल में सितारे। बहुत अच्छा नावल है, लेकिन शॉर्ट नावल है। कभी कभी शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, शॉर्ट नावल भी अच्छे होते हैं। ये भी यकीनन अच्छा होगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। हीरा मंसूर लड़की नहीं एक सितारा था जो टूटकर वहाज हाउस में आ गिरा था। हीरा मंसूर माँ जमीन पुप्पो की बेटी थी। वो पुप्पो जिन को इस घर के बच्चे सिर्फ नाम और तस्वीर की हद तक जानते थे, जिनसे नाराज होकर दादा ने कभी ना मिलने की कसम खाकर बाकी सबको भी इस कसम का पाबंद कर दिया था। पहले दादा इस कसम कसम का बोझ लेकर मिट्टी तले जा सोए और अब 2 दिन पहले पुप्पो सब रिश्तों को इस कसम से आज़ाद कर गई थी। हीरा मंसूर ने जब वहाज हाउस में कदम रखा तो एक बार तो सबको ही चौंका दिया था, फिर चाहे वो नकचढ़ी अलीशा थी या खुद परस्त अब्दुल अब्दुल बासित। बाकी तो सब किसी खाते में ही नहीं आते थे। असल में कमोबेश सबकी सोच इसके आने से पहले तक यही थी कि जिसकी माँ का अभी कफन भी मैला नहीं हुआ, पसमंदा लाके की वो लड़की जिसने रिश्ते के नाम पर सिर्फ माँ देखी थी और अब वो भी नहीं रही, ना बाप ना माँ, कैसी दब्बू होगी, डरी सहमी इधर उधर आंसू बहाती इधर उधर आंसू बहाती छुपाती फिरेगी। झूठे और खोखले ही सही, दलासे भी देने पड़ेंगे, लेकिन इसने इनके सब अंदाजे गलत साबित हो गए। वो अंदाजे भी जो उन्होंने लगाए ही नहीं थे। बड़े पापा की गाड़ी से निकलने वाली लड़की मर्दाना ट्राउजर शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज खुशक आंखों के साथ पूरे तमाशी अंदर आ रही थी। कमर के आधे तक आते बाल बेतरतीबी से पोनी में कैद थे। आंखों पर बड़े बड़े शीशों वाली ऐनक चढ़ाए वो इन सबको किसी और स्यारे की मखलूक नजर आ रही थी। इस घर के मकीन कितने ही मॉडर्न क्यों नहीं थे, लड़कियां हर तरह का फैशन करती। दुपट्टा चाहे कंधे पर एक तरफ पड़े रहते, कमीज़ें चाहे इतनी चुस्त होती कि बदन के नशेबो फराज नुमाया के मापे जा सकते। फिर भी इसके इस घर में ऐसे लिबास का तस्वर भी नहीं कर सकता था कोई। वो इस घर के लिए नाकाबिले कबूल थी, फिर वजह चाहे कुछ भी थी। और इस बात का अंदाज़ा इससे पहले दिन ही हो गया था। बड़े मामू के पीछे लाउंज से निकलते हुए इसने सुना था। मैं हैरान हूँ जबी ने इस लड़की की क्या तरबियत की है। लिबास तो देखो ज़रा, बाकी आने वाला वक्त पता नहीं इस लड़की के क्या क्या करतूत दिखाएगा। ये छोटी मामी की आवाज़ थी। किसी की भी होती, क्या फ़र्क पड़ना था। अंदर से आने वाली तायीद आवाज़ों से इसने जान लिया था कि उन्होंने तो इतना भी लिहाज नहीं किया था कि अभी 2 दिन पहले इसने माँ खोई है। इसका दिल दिल कुछ और मजबूत हुआ था। ज़हनी तौर पर वो आने वाले हर बुरे हालात के लिए पहले से तैयार थी। बहरहाल दुख फिर भी इससे हुआ था। गुजरते दिनों में सबकी नापसंदगी जाने के लिए इसे रियाजी के किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अलीशा का मुकत्तर लहजा अब्दुल बासित की नज़रों में हकीर, राबी और फरियाल का अजीब नज़रों से इसे तकना इसे किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होने देता था। सबीन का रवैया मतवाजन था। ले दे से अंदाज वाली सबीन इसके साथ अच्छी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी। शेरी ला अबाली बेपरवाह शरारती सा जिंदा दिल लड़का था। इसे इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बाकी रहा ज़िशान तो शायद इससे ही इसके आने से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। गंदमी रंगत और आम से नकूश वाला ज़िशान हैदर को इस गुलाबी चश्मिश ने बिना दौड़ अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। पहली नज़र की मोहब्बत वो भी ला हासिल। वो जानता था कि ला हासिल है इसकी चाहत, और इसके बावजूद इसे खुद पर अख्तियार नहीं था। वो अपनी माँ की हीरा के लिए नापसंदगी जानता था और वो खुद भी कभी इनका इतना पसंदीदा नहीं रहा था कि इसकी खुशी की खातिर ही मामा हीरा को कबूल कर लेती। ठंडी मिट्टी से इसका खमीर उठा था। जिद से बात मनवाना, अपनी बात पर अड़ना इसे कभी आया ही नहीं था। तभी तो वो हमेशा ज़ैनब के अख्ताब का निशाना बना रहा। अब्दुल बासित इससे छोटा और बेजा ज़िद्दी था। बचपन में इसे वही खिलौना चाहिए होता था जो ज़िशान के हाथ में होता था। ज़िशान चुपचाप इसे खिलौना दे देता। कोई लड़ाई झगड़ा रोना ववेला कुछ नहीं। ज़ैनब चाहती थी वो अपनी चीज़ें इसे ना लेने दिया करे। शुरू में वो इसे अकेले में समझाती थी, लेकिन वो अपनी फितरत का क्या करता। एक तो वह अजबी सी शक्ल सूरत और इस पर मिजाज भी ऐसा ठंडा। ज़ैनब को ज़िशान की सुलह पसंदी फितरत इसकी बासत से
बासित से हार लगती थी। बासित अक्खड़ मिजाज और शहंशाह फितरत था। अल्लाह ने शक्ल भी शहजादों से अता की थी और मिजाज भी इसके सामने ज़ीशान की शख्सियत दबसी जाती थी। यही बात ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं होती थी। पता नहीं क्यों इनके अंदर जेठानी के बेटे के साथ अपनी बेटे का मुआवजना चलता रहता था। वो छुपकर ज़ीशान को पीटने से भी गुरेज नहीं करती थी। जब अलीशा इनकी गोद में आई तो जैसे इनका अंदर ठंडा हुआ था। वो लड़की होकर बासे से बढ़ जाती थी। हाँ, वही तो इसकी टक्कर की थी। ज़ैनब की सारी तवज्जो अलीशा ने ले ली थी। मिजाज की तंदी और माँ की शय ने इसे हद से ज़्यादा खुसर बना दिया था। ज़ीशान कहीं पीछे रह गया था। बेटा होकर भी वो माँ की नज़र में कुछ नहीं था। यहाँ तक कि बाद में आने वाली फरियाल भी इनकी तवज्जो अलीशा से हटाने में नाकाम रही। वक्त गुजर गया, वो बड़े हो गए, लेकिन मुकाबले की फ़िज़ा ख़त्म नहीं हुई थी। मज़ामीन के इंतखाब से लेकर मिलने वाले ग्रेड तक वो कहीं भी माँ की तवक्कुआत वो पूरा नहीं उतर सका था। हाँ, एक बात ऐसी थी कि जिस पर ज़ैनब ने पहली बार इसके फैसले को सराहा था। बासित ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी को तरजीह दी थी, जबकि वो घर के मुश्तरका कारोबार की तरफ चला आया था। इस सब के बाद दिल में एक मोम सी उम्मीद ही थी कि शायद पहली बार वो अपनी कोई खुशी हासिल कर ले। वो खुशी जो एकदम से ज़िंदगी बन गई थी। हिरा नाम की बला लगता है मरने के बाद भी कब्र में सुकून नहीं लेने देगी। अलीशा की आवाज़ दरवाजे के पीछे से उभरी थी। चोरी छुपे बातें सुनने की ना तो इसे आदत थी और ना ही शौक। अपना नाम सुनकर अज खुद इसके कदम दहलीज पर रुक गए थे। क्या हुआ? सभी ने पूछा। होना क्या है? दादों ने अजाब डाल दिया है मेरे गले। सारी प्राइवेसी ख़त्म होकर रह गई। अव्वल तो इसका इत्तकाफ़ ही ख़त्म नहीं होता। सारा दिन कमरे की जान नहीं छोड़ती। अब अगर कमरे से निकली थी तो मैंने सरमत को स्काइप पर कॉल कर ली। मैडम बगैर नॉक की कमरे में आ धमकी। जिस दिन से ये घर आई है मेरी सरमत से बात ही नहीं हो पा रही। मैसेज पे तड़खा देती रही हूँ। इसका इतना मूड बना हुआ था। अलीशा का मूड बेहद ख़राब हुआ था। सबीन के कुछ कहने से पहले ही वो कमरे में दाखिल हो गई। अलीशा ने जताती सी एक नज़र सबीन पर डाली, यूं जैसे कह रही हो मैं सच कहा था ना। अम्मी की तस्वीरों का एल्बम अपने बैग में रखकर एक दोस्ताना मुस्कुराहट इन दोनों की तरफ उछाल कर वो बाहर निकल गई। इसके अंदाज से उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि इसने कुछ नहीं सुना। बाहर निकल कर एक गहरी सांस भरकर अंदर की घुटन बाहर निकालते खुद को नॉर्मल करते वो दोबारा नानो के कमरे में चली गई। आखिर अपने मौसनों की खातिर इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती थी। इससे तो यूं भी किसी से कोई गिला नहीं था। 21 बरस पहले नाराज़गी की छांव तले रुखसत होने वाली बेटी को सारी उम्र जिन्होंने घर की दहलीज नहीं चढ़ने दी, इसकी बेटी को घर का तोहफा देने वालों की वो गोया बाल बाल मकरूज थी। ये कर्ज इसने खुद अपने कंधों पर डाला था। ज़िंदगी ने इसे इंतखाब की सहूलत दी थी। इस घर में आना इसकी अपनी मर्जी थी, मजबूरी नहीं। ये इसी शाम की बात है जब वो अलीशा के कमरे में बैठी आने वाले सख्त से सख्त हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तब एकदम बाहर शोर बुलंद हुआ। अलीशा के साथ वो भी तेजी से बाहर भागी। नानो ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ी थी। इनके गिरने की आवाज़ सुनकर आने वाले बड़े मामू और शीरी मिलकर इन्हें उठा रहे थे। नानो कई साल से फालिज की मरीज़ा थी। खाने पीने से लेकर ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के लिए वो दूसरों की मोहताज थी। कई बार इनके लिए कल वक्ती मुलाजमा रखी गई थी, लेकिन कोई भी 1-1.5 माह से ज़्यादा नहीं निकालती थी। कभी वो खुद छोड़ जाती तो कभी मामू को इस पर एतराज़ होता। कभी नानो खुद ही किसी बहाने निकाल कर बाहर करती। इन्हें बिस्तर पर लटा कर मामू इन सब की तरफ मतवज्जो हुए जो शोर सुनकर आए थे। हजार बार कहा है अम्मा के पास हर वक्त कोई ना कोई रहा करे, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब जब तक नई मुलाजमा नहीं आ जाती सब बारी बारी अम्मा के पास बैठा करेंगे। रात को खुद इनके पास सो जाऊंगा। मैं अम्मा को अकेला ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में थे। इनकी बात पर अक्सर माथे पर शिकनों के इनकी बात पर अक्सर घर के लोगों के माथे पर शिकनों के बल बिछ जाते। कई आंखों में नागवारी की लहरें उठने लगती, लेकिन परवाह किसे थी। तभी 2 कदम बढ़ाकर वो मामू के पास हुई थी। अगर मुनासिब समझे तो मुझे नानों के पास शिफ्ट कर दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी इनका ख्याल रख सकूं। इसकी बात इतनी गैर मुतवक्को थी कि एक बार तो सभी हैरतज़दा रह गए थे। मामू की रस्मी और खोखले तराज रद्द करते इस रात वो नानों के कमरे में बिमा बैग मुंतकिल हो गई थी। इसके आने के बाद ये पहली रात थी जब अलीशा समेत इस घर की बाकी औरतों ने भी इसके फैसले को सराहा था। इसकी मौजूदगी में इत्मीनान का सांस लिया था, वरना एक मफलूज बूढ़ी औरत से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती थी, और अगर दिलचस्पी होती तो क्या नौकरानी का ही आसरा ढूंढा जाता। इस कमरे में वक्त गुजारना एक क़यामत थी, और ये क़यामत हिरा मंसूर ने खुद पर रोक कर की थी। सबका शुक्रगुजार होना तो बनता था ना। जब से वो इस घर में आई थी बस कमरे तक महदूद थी। सबीन और अलीशा जब खुद खाना खाती तो इसके लिए भी ले आती। इसने किचन में कभी कदम नहीं रखा था। आज पहली बार किचन में नानों के लिए फ्रेश जूस लेने आई थी। बड़ी मामी को
कुकिंग रेंज के सामने खड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। इससे नज़रअंदाज करती हुए मसरूफ सी आमलेट फेंटने लगी। नानों के लिए जूस लेना है। इनके मतवज्जो होने का इंतजार करने के बाद वो ढीठ होकर खुद ही बोल पड़ी थी, नाश्ता बना रही हूँ, अभी नहीं बना सकती, कुछ देर बाद आ जाना। वो बहुत नागवारी से जवाब आया था। अभी हर एक का अलग अलग नाश्ता बनेगा, फिर इस में से भी कीड़े निकलेंगे, किसी को ये नहीं खाना तो किसी को वो नहीं खाना, सब कामचोर जमा हुए हैं। मजाल है कोई लड़की किचन में झांक ले। 10-10 बजे इनकी आंखें नहीं खुलती। नौकरानी के हाथ से ये खाना ये नहीं खा सकते। बड़ी बहू होने के सारे अजाब मेरी जान को हैं। बड़बड़ाते हुए अंदर की खोखलन निकाल रही थी। सारा काम आप अकेली करती हैं? इसने हैरान होकर पूछा था। ट्रे में गर्म चाय के भाप उड़ाते कप रखती मामी का हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। उन्होंने इसका चेहरा देखा जहां बेपनाह हैरत थी। मैं? हाँ, जाहिर सी बात है, अपने बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। अब वो बोली तो लहजा थोड़ा धीमा था। कोई तो था जिसने माना कि वो इतना काम करती हैं। ट्रे उठाकर वो बाहर निकल गई। हीरा अभी भी इधर ही खड़ी थी। मामा, नाश्ता मिलेगा या यूं ही चला जाऊं? शहरी अपनी धुन में कहता अंदर आया था। इसे देखकर ठटक कर रुक गया। सॉरी, मुझे लगा मामा है। कोई बात नहीं, तुम्हें देर हो रही है, मुझे बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। उसने मुस्कुराकर नरमी से ऑफर की। शेरी का तो मुंह ही खुल गया था। एक तो सुबह सुबह किचन में मामा के अलावा घर की कोई और लड़की, फिर मुखातिब करने का तरीका। ठीक है वो छोटा था लेकिन इतना भी नहीं। तर्ज तहजीब अपनी जगह, इसके नाश्ते की पेशकश कमाल ही हो गया था। आज दिन किधर से चढ़ा था इसे सोचना पड़ा। अगर खाने के काबिल हो तो एक पराठा कम घी वाला और एक हाई फ्राई अंडा। सर हिलाकर वो जल्दी जल्दी पराठा बनाने लगी और जब तक मामी वापस आई वो ना सिर्फ नाश्ता बना चुकी थी बल्कि मेज़ पर रख भी चुकी थी। बासत की शर्ट पर चाय गिर गई थी। दूसरी इस्त्री करके देकर आई हूँ। दोनों की खामोशी के बावजूद उन्होंने वजाहत दी थी। मामा, इतने मज़े का पराठा है, मेरे जाने के बाद आप भी बनवा कर खाइएगा। टाइम होता तो एक और बनवा कर खाता। सच बहुत मज़े का है। इसका खाने का अंदाज बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। शुक्रिया फूफो, आप मुझे ऐसी अच्छी बहन देंगी। जाते जाते वो शरारत से बोला। हीरा मुस्कुराती थी। बिल्कुल बिल्कुल मध्यम सा। सरवत भी मुस्कुरा दी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी मदद करवा दिया करूं? बड़ी आस के साथ इसने पूछा था और कोई वजह नहीं थी कि वो इनकार करती। वो खुद इस जिम्मेदारी के बोझ से थकने लगी थी। बासित, शीरी और सबीन और राबीन के बच्चे थे। अपने बच्चों के उन्होंने खूब नखरे भी उठाए थे और रफ्ता रफ्ता घर के बच्चों की जिम्मेदारी भी आज खुद इन पर आन पड़ी थी, जो ना चाहते हुए भी इन्हें उठानी पड़ रही थी। नाश्ता और रात का खाना इन्हें तैयार करना होता था, जबकि दोपहर को घर में सिर्फ वही बच्चे होते थे जो पढ़ रहे थे, यानी दोपहर को कम ही काम होता था, जो इनकी देवरानी ज़ैनब देखती थी। काम की इस गैर मुनसिफाना तकसीम पर इनका दिल दुखता था। अब उम्र के साथ साथ हिम्मत जवाब दे गई थी। ना नाम ना नेकी, ऊपर से सब के नखरे। अब हीरा ने पूछा तो गोया आधा बोझ कंधों से सिरक गया था। दिल में वो इसको दाद दी। एक ये लड़की थी और इनके घर की भी तो लड़कियां ही थी। खुद इनकी अपनी बेटी इनके बस में नहीं थी। किसी को क्या कहना। इन्हें अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। हम औरतें बहुत अजीब होती हैं, सारी ज़िंदगी मर्जी की ज़िंदगी के लिए तड़पती तरसती रहती हैं और फिर अपनी बेटियों को कुर्बानी की पाठ पढ़ाने बैठ जाती हैं। वही बेटियां जो कल की औरतें हैं। नीम गर्म तेल से वो नानों के सर में मसाज कर रही थी जब वो माजी की और बोलने लगी। ये मत समझना मैं माँ हूँ इसलिए तारीफ कर रही हूँ। जबी वाकई हीरा थी। हर काम में ताक थी। सिलाई कढ़ाई, घर के काम काज, खाना पकाना, यही इसके शौक थे। सारा दिन चूल्हे के पास गुजरता था। कभी कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सब कहते थे कि बड़े ऊंचे नसीब होंगे मेरी जबीन के। कहते कहते वो रुक गई। चंद लम्हे दबे पाँव गुजरे थे। झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर हाथ फेंक कर उन्होंने आंसू साफ किए। हम औरतें ही अपनी बेटियों को कमज़ोर बनाती हैं। तलाक लफ्ज़ से हम यूं डराती हैं जैसे हराम काम हो। लड़की हक पर होते हुए भी चुप रहकर रोक कर सब बर्दाश्त कर जाती है, सह जाती है कि कहीं तलाक ना हो जाए। आखिरी गुजरी पुश्तों में कभी किसी को तलाक नहीं हुई। लोग क्या कहेंगे भला? लोगों का तो काम ही कहना होता है। कुछ भी कहीं, गलती तो अपनी थी जिसकी सज़ा इसने काटी। इसका निकाह कर बैठे थे। 2 साल वो गलती निभा भी ली। फिर जब कोई सूरत नज़र नहीं आई तो सोचा फैसला ही बेहतर है, मगर वो नहीं मानी। मेरे पैरों में आ बैठी। सालों पहले का वो मंजर आज भी आंखों में यूं ताज़ा था। इन्हें लगा कि अब भी वो इनके कदमों में बैठी है। बेख्तियार उन्होंने पाँव समेटे थे। कहती थी, अम्मी अगर अब दूसरी जगह शादी करके ज़िंदगी में खुशियों की, इज्जत और सुकून की गारंटी दे सके तो ठीक, वरना जो मेरे मुकद्दर में है वो ही इधर से मिल जाएगा। मुझे मेरे मुकद्दर जीने दें। तब इसके बाप ने कसम खाई थी कि अगर ये तलाक ना हुई
तो जबीन के मरते दम किसी से मिलने नहीं देंगे, तो जबीन को मरते दम तक किसी से मिलने नहीं देगा। एक उदासी हीरा के दिल पर छाने लगी थी। इसने इसने एक ही तो रिश्ता देखा था। माँ वो चली गई तो नानो मिली, माँ की भी माँ के सुख दुख से आशना, इसकी ख्वाहिशों की अमीन इसका दिल रोने को चाह रहा था। शायद यही वजह थी वह दनास्ता किसी से भी अम्मी के जिक्र से गुरेज करती थी। अल्लाह का बंदा मरते मर गया, लेकिन मुझे अपनी कसम का पाबंद कर गया। जाने किस हाल में रही होगी इस मरदूत के साथ। अच्छा हुआ मर गया, मेरी बच्ची ने इसके मरने पर तो सुकून का सांस लिया होगा। इसके मसाज करते हाथ लम्हा भर को रुके थे। तो क्या इन्हें लगता है कि मंसूर अहमद मर गया है? हाँ, मर ही गया है वो शख्स। इसे मरा ही रहने देना चाहिए। जानबूझ के इसने इनकी गलतफहमी दूर नहीं की। इस घर में आने के बाद पहली बार जब किसी ने अम्मी अब्बू के बारे में बात की थी, दिल बुरी तरह उदास हुआ था। आंसू अंदर उतारते वो बिला वजह बाहर निकल खड़ी हुई। लाउं से गुजरते हुए उसने सोफे पर राबी को बैठे देखा तो बिला इरादा इसके पास रुक गई। इसके सामने मेज पर बायोलॉजी की किताब खुली पड़ी थी, जिसमें बनी डायग्राम बनाने के चक्कर में राबी हलकान हुए जा रही थी। हीरा इसके करीब ही बैठ गई। नरमी से इसके हाथ से पेंसिल पकड़कर नोटबुक अपनी तरफ खिसकाते हुए वो नए सिरे से डायग्राम बनाने लगी। ये लो बन भी गई। मुस्कुराते हुए उसने पेंसिल और नोटबुक इसकी तरफ बढ़ा दी। डायग्राम देखकर राबी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो पिछले 1.5 घंटे से सख्त ही ठीक नहीं बना पा रही थी और हीरा ने चंद मिनटों में बेहतरीन डायग्राम बना दी। अमेजिंग। बेख्तियार इसके मुंह से निकला था, यू टू लिटिल एंजल, मैं ऐसे कभी नहीं बना सकती। इसने मायूसी सर हिलाया। क्यों नहीं, ज़रूर बना सकती हो, मैं सिखा दूंगी। नहीं, रहने दें। सफ़े पर उंगली फेरते वो फीकी सी हंसी। क्यों सीखना नहीं चाहोगी? चाहती तो हूँ, पर तस्बत के आलम में इसने बात दूरी छोड़ दी। लेकिन क्या आप ये लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहनती हैं? क्यों बुरे लगते हैं? जवाबन इसने भी सवाल पूछा। नहीं, बुरे तो नहीं लगते, लेकिन घर में कोई ऐसे कपड़े पहनता नहीं तो अजीब लगते हैं। अटक अटक इसने बात पूरी की थी। बासित भाई तो बहुत गुस्सा कर रहे थे, कहते। झिझक कर इसने बात दूरी छोड़ दी। क्या कह रहे थे? इसने इतने नॉर्मल अंदाज में पूछा था कि जैसे किसी और के बारे में बात चल रही हो। वो कह रहे थे आपसे दूर ही रहे, और ये भी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बहुत शर्मिंदगी से इसने बात पूरी की थी। कोई बात नहीं गुड़िया, जब जरूरत हो चुपके से मुझे दे देना, और अगर मौका मिले तो चुपके से सीख भी लेना। गहरी सांस भरती वो वहां से उठ खड़ी हुई थी। इस वक्त इसे तन्हाई की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। आंसू का गोला हलक में अटक गया था। इसने शुरू से ऐसे ही कपड़े पहने थे। जब वो यहाँ आई तब भी इसके पास ऐसे ही कपड़े थे, ढीले ढाले। ये कपड़े इन कपड़ों से तो कई गुना बेहतर थे जो इस घर की लड़कियां पहनती थी, लेकिन ये तो इसकी अपनी सोच थी। कितनी घटिया निकली तुम। तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दी, अपने घर की चार दीवारी दी, तुम इनके ही घर में नकब लगा रही हो। अपने मौसनों के साथ ऐसा गिरा हुआ सलूक तुम कैसे कर सकती हो? वो नहाकर तौली से बाल खुशक करती बाथरूम से बाहर निकली थी कि जब बेचैनी से टहलती अलीशा इस पर बरस पड़ी। क्या किया है मैंने? इसने उलझ कर पूछा। ये तो अब सब को पता चलेगा हीरा बीबी, तुम्हारा ये मासूमियत का ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। तुमने मेरा दिल उजाड़ा है, मैं तुम्हें उजाड़ दूंगी। तुम्हें बेघर कर दूंगी। पहली बात, उजड़े हुए को और कैसे उजाड़ेंगी आप? और दूसरी बात, मेरे बेघर होने में अभी आपको कोई शक है? अब बताएं मैंने क्या किया है? बड़े ठहरे लहजे में इसने जवाब दिया था। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें भी, और सबको भी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो ऐन हीरा के सामने खड़ी थी। कॉलर से शर्ट पकड़कर एक झटका देकर वो बाहर निकल गई थी। हीरा के चौड़े शीशों वाली ऐनक कारपेट पर जा गिरी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसने क्या किया है। नानो भी अलीशा के रवैये पर हैरान थी। इसे क्या हुआ है? नानो ने पूछा था। मुझे क्या पता। इसने झुककर अपनी ऐनक उठाई। अब इसे इस बहुत जल्द का इंतजार था जिसका अलीशा कहकर गई थी, और ये बहुत जल्द 2 दिन बाद आई थी। वो नानो से गए दिनों के किस्से सुनने के साथ इन्हें दबा रही थी। जब छोटे मामू कमरे में आए थे, अलीशा के ससुराल से फ़ोन आया था। रात इनकी आवाज़ में कुछ था जो गैर मामूली था। वो ना चाहते भी मतवज्जो हुई थी। वो कह रहे थे कि सरमद अलीशा से शादी पर राज़ी नहीं। एक बाप अपनी बेटी के रिश्ते टूटने की खबर किस दिल से सुना रहा होगा, इसे अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन क्यों बेटा? चंद माह पहले शहर के महंगे तरीन मैरिज हॉल में हुई मंगनी की तकरीब इनकी आंखों में घूम गई थी। दोनों घरों ने दिल खोलकर पैसा पानी की तरह बहाया था। मामू ने एक नजर आंखें नीचे किए नानो को दबाती हीरा की तरफ देखा था। वो कहते हैं, सरमद कहता है वो अलीशा से नहीं हीरा से शादी करना चाहता है। उन्होंने आस्तगी से इसके समातों पर बम फोड़ा था।
हीरा से नानो भी हैरान रह गई थी। हीरा को वो कैसे जानता है? ये तो अब हीरा को ही पता होगा। अल्लाह की पनाह, कैसा इल्ज़ाम देता है। सर्द शिकस्ता लहजा था, वो सुन रह गई थी। आप इसे पूछ कर बताएं कि कब तक शादी रखें। वो जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। हीरा नानो की आवाज़ जैसे किसी खाई से आई थी। कितना दुख था इस एक लफ्ज़ में। वो एकदम नींद से जागी थी। अलीशा स्काइप पर अपने मंगेतर से बात कर रही थी जब मैं अचानक इनके कमरे में चली गई थी। अपने किरदार की वकालत कितना मुश्किल काम था, इसे आज पता चला था। इसकी बात पर मामू करंट खाकर पलटे थे। मेरे पास कोई फ़ोन, कोई राब्ते का ज़रिया नहीं। नानो ये बात जानती हैं। 24 घंटे में इनके साथ इनके पास गुजारती रही हूँ। हैरानकुन बात वो नहीं थी, बात तो ये थी कि वो जानते ही नहीं थे कि अलीशा का सरमद के साथ कोई राब्ता भी है। वो भी सिर्फ फ़ोन कॉल नहीं बल्कि वीडियो कॉल पर। और ये राब्ता कहाँ तक था वो खुद भी नहीं जानते थे। मेल मुलाकात या कहाँ तक, इनसे सोचा ही नहीं गया। वो तंग नज़र नहीं थे लेकिन ज़माना शनास थे। बाहर के हालात देखते हुए उन्होंने बच्चों को सब सहूलतें दे रखी थी, लेकिन एक हद तक आज इन्हें पता चला था कि इनकी मुतय्यन करदा हदूद तो कोई हद थी ही नहीं, और कोई हद थी भी या नहीं वो ये नहीं जानते थे। मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती जिसने महज एक झलक देखकर अपने से मसनूब लड़की के जज्बात की परवाह ना करते हुए मेरे किरदार पर सवाली निशान लगा दिया है। बाकी आप मुख्तार हैं मुझे मेरे ना करदा जुर्म की कोई भी सज़ा दे लें, इंशाल्लाह साबित कदम पाएंगे। मामू बिना कुछ कहे निकल गए थे और आज पहली बार वो नानो की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रोई थी। मुझसे कसम ले लें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने मामू से जो कहा सच कहा। मेरा यकीन करें नानो, कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब्र रख, बस सब्र। नानो ने एक हाथ से इसे मजीद करीब करते तसल्ली दी थी। एक अरसे से वो इस कमरे की तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने दुनिया देख रखी थी। घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके रंग ढंग पहचानती थी। अलीशा क्या थी और कैसे थी, इस बात से कतई नज़र वो जानती थी। हीरा झूठ नहीं बोल रही। हीरा के लिए ये रात इस घर में गुजरी हर रात पर भारी थी। आंखों में नींद तो क्या, नींद जैसा भी कुछ नहीं था। रह रहकर मामू का शिकस्ता इल्ज़ाम देता लहजा याद आ रहा था। वो इतनी बेतबार ठहरी थी इनकी नज़र में। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। अपना दिफा करना इसका पहला हक था और माँ के पढ़ाए सबक में से एक सबक ये भी था कि अपने हक किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। अगली सुबह सारी रात जागने के बावजूद वो गुजरे कई दिनों की तरह वक्त पर किचन में मौजूद थी। सबसे पहले नानो का जूस बनाया, इसके बाद बारी बारी सबका नाश्ता बनाने लगी। मामी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जैसे ही मामू और बासित का नाश्ता बना वो आराम की गर्ज से अपने कमरे में चली गई। इसने जल्दी किचन का फलाव समेटा और बर्तन धोने लगी। ताई अम्मी एक कप चाय बना दे, सर बहुत दर्द कर रहा है। कनपट्टी 2 उंगलियों से मसलती किचन की मेज़ पर आकर बैठने वाली अलीशा ही थी। इसे सर उठाकर देखने की जहमत किए बगैर ही ऑर्डर जारी किया था। हीरा ने गर्दन पीछे मोड़कर से देखा और फिर से बर्तन धोने लगी। कोई जवाब ना पाकर इसने सर उठाकर से देखा। स्याह ट्राउजर पर नीली जैकेट वाली शर्ट पहने तनदही से बर्तन धोती वही थी जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। नाक पर जमे चश्मे का फ्रेम कानों के पीछे से भी नजर आ रहा था। इसके जैसे खून में उबाल उठा था। ओह, तू गैरत नाम की कोई चीज़ हीरा मंसूर में पाई नहीं जाती। कैसे तुम? एक मिनट। उंगली उठाकर इसकी बात काटते हुए एकदम पीछे मुड़ी थी। इसने नल खोलकर हाथ धोए और किचन टावल से खुश्क करती इसकी तरफ आगे। तब तक पैर पटकती अलीशा वहां से चली गई थी। अपनी अना की जीत के लिए, तस्कीन के लिए हम दूसरों को इस वक्त तनहा छोड़ देते हैं जब इन्हें किसी गम गुसार की सूरत हमारी ज़रूरत होती है। कोई हो जो कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतनी यकीन दहानी करा दे कि सब ठीक हो जाएगा। सो अपनी अनाज जलते चूल्हे में झोंक कर इसने अलीशा के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनाकर बेझिझक वो इस कमरे में ले आई थी और वो आंखों पर बाजू रखे जाने रो रही थी। इस चाय इसने साइड टेबल पर रख दी थी। लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो वहाँ हर बात ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं है तुम्हारे कवाले ज़रिए से वो फंकारी थी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक गलतफहमी की वजह से ज़िंदगी भर के पछतावे ना लेना चाहती हूँ, ना देना। मामू ने मेरे किरदार पर बात की थी, मैंने अपनी पोजीशन वाज़ा करने की कोशिश भी की थी, जो जाने कामयाबी हुई कि नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी इसलिए आप खुद सच झूठ जानती हैं। आप जानती हैं मेरा आपके मंगेतर से कोई राब्ता या रिश्ता नहीं था, और जो आप दोनों के दरमियान हुआ वो भी आप ही जानती हैं। इसकी आंखों में झांकते हुए इसके करीब ही बेड पर बैठ गई। नजर चुराकर अलीशा ने बेसाख्ता जियत से आंखें मूंद ली थी। आप मान क्यों नहीं लेती वो शख्स जिसने आपके फ़ोन पर एक लड़की की महज एक झलक देकर आपकी फीलिंग्स की परवाह किए बगैर आपसे रिश्ता तोड़कर
इससे रिश्ता बांधने का सोचा वो आपके काबिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ रखा होगा। वो रुकी, इसकी नज़र अभी भी इसी इसी पर थी। फ़र्ज़ करें अगर आपकी शादी के बाद मेरा इससे सामना होता और वो ऐसा कुछ कहता, फ़र्ज़ करें मैं ना होती कोई और होती, फ़र्ज़ करें मुझे कुछ फ़र्ज़ नहीं करना, खुदा के वास्ते जाओ तुम यहाँ से। गालों पर बहते सयाल के साथ इसने सच में इसके आगे हाथ जोड़े थे। मुकाम शुक्र है अलीशा बीबी, अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों आपकी ज़िंदगी महफूज रखी। चंद फीलिंग्स जो इसके नाम से मसनूब हैं, झाड़ कर दिल की झाड़ झांकड़ की तरह दिल की सरजमीन से उखाड़ फेंके। मेरी माने तो सजदा शुक्र अदा करे, यकीन कर लें कि वो शख्स आपके काबिल नहीं है। अपना दिल और जहन साफ करें और जब जब रोना आए मेरी बातें जहन में धर लीजिएगा। इसका कंधा थपथपाकर वो बाहर चली गई थी। इसे पता था कि हीरा गलत नहीं कह रही। वो 4 माह पहले इनकी मंगनी घर वालों की मर्जी से हुई थी और जब सबीन सरमद की ख्वाहिश लेकर इसके पास आई तो इसने मंगनी को जवाब बनाकर दिल में चोर खिड़की खोल ली थी। दिन रात फ़ोन पर बातें, फिर वीडियो कॉल, हाल मिलाने के हाँ मिलने की हिम्मत वो भी नहीं कर सकती थी। हालांकि वो कितनी बार कह चुका था, नाराज़ भी हुआ था, लेकिन अलीशा जानती थी कि वो हिम्मत कभी नहीं कर सकेगी, इसलिए कभी हामी नहीं भरी। और जब मज़ीद इसने इससे बात के दौरान हीरा की झलक देखी तो मज़ाक मज़ाक में इसका नंबर मांगने लगा। फिर ये मजाक अक्सर ही होने लगा, इतना कि वो सीरियस हो गई। इसके पास कोई फ़ोन नहीं और मेरी इसके साथ ऐसी कोई दोस्ती नहीं कि अपने फ़ोन पर बात करवाती फिरूं। खोलते खून के साथ इसने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया था, हूँ लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। संजीदा से लहजे में कहकर इसने मज़ीद बात किए बिना फ़ोन काट दिया। और फिर इसी शाम इसके घर से फ़ोन आ गया। अलीशा आज़ाद ख्याल लड़की है और सरमद किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। इसे हीरा पसंद है, अगर रिश्तेदारी करनी है तो हीरा का रिश्ता दे दें। एक्सटेंशन से इसने खुद ये अल्फाज सुने थे, हीरा का इसमें कोई कसूर नहीं था, कसूर तो इसका अपना था, लेकिन नुकसान भी तो इसी का हुआ था। नुकसान अपने हाथों भी हो तो तकलीफ तो होती ही है ना। वो भी अभी अभी इसी तकलीफ के फेज़ में थी। हीरा ठीक कह रही थी, इससे तो शुक्र अदा करना चाहिए। शादी के बाद अगर ये सब होता तो वापसी मुमकिन ही ना थी। अभी तो 4 माह और चंद जज्बों का ही नुकसान हुआ था। इसने वाकई ही दो दो नफल अदा करके अल्लाह से अपने मनफी रवैये की माफ़ी मांगी थी और शुक्र अदा किया था। वक़्त पर जान छूट गई, रोते रोते वो थक गई थी। नफल अदा करने के बाद वो इतना पुरसुकून होगी कि बिना खाना खाए सर शाम ही पढ़कर सो गई। अगली सुबह बड़ी निखरी निखरी तलू हुई थी। लेट नाइट कॉल्स की वजह से वो दिन चढ़े तक सोती रहती थी और अब जब वो सारी थकावट और दिल से कसाफत दूर हो चुकी थी, आंखें भी जल्दी खुल गई थी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली गई जहां ताई और हीरा नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। नॉक नॉक शहादत की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते इसने दोनों को मतवज्जो किया। चेहरे पर जर्दी की लेकिन डेढ़ सुकून था। हीरा से नज़र मिली तो वो दोनों मुस्कुरा दी। ये दोस्ती की इब्तदा थी। 1 कप चाय मिलेगी? मेज़ बजाते इसने पूछा था। ठीक 7 मिनट बाद खाने की टेबल पर लगेगी तब ही मिलेगी, हीरा ने जवाब दिया। कोई आ रहा है क्या? तजस्सुस से आगे होकर उसने पूछा था। ताई बेसाख्ता हंस दी। हाँ देख लेना तुम भी हीरा, तुम मुझे आप जनाब मत कहा करो, अब इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, तुमसे अच्छा नहीं कहती है। अब भी तुम ये बर्तन उठाकर मेज़ पर रख दो, तेजी से हाथ चलाते इसने जवाब दिया था। सरवत ने हाथ रोककर एक नज़र से देखा था। कंधे चाकर एक करती वो चीज़ें मेज़ पर रखने लगी थी। वो गश खाकर गिरने को थी। घर की बाकी लड़कियां कोई काम कर देती तो इन्हें हैरत ना कभी होती, लेकिन अलीशा, वो भी हीरा के कहने पर, वो हीरा जिसकी वजह से अभी 2 दिन पहले इसकी मंगनी टूटी थी। इलाही, क्या माजरा है? वो वाकई हैरान हुई थी। हैरान तो अलीशा भी हुई थी जब घर के मुख्तलिफ कोनों से सीढ़ियों से एक एक करके सारी लड़कियां लड़के नाश्ते की मेज़ पर आ बैठे। सबकी टाइमिंग थोड़े वक्फे से तकरीबन वही थी। सो इसने बारी बारी सबको कायल कर लिया था कि वो एक वक्त में इकट्ठे बैठकर नाश्ता कर लिया करे। बासिर, ज़िशान और छोटे मामू इन सब में शामिल नहीं थे। ये कब हुआ और कैसे? वो किचन में हीरा के पीछे खड़ी हैरत से पूछ रही थी। हीरा, तुम्हारा नाम हीरा होना चाहिए, हीरा होना चाहिए ना। माँ सब इसके गले लग गई। ये कब हुआ और कैसे? कब से उभरती ज़िशान की आवाज़ पर दोनों अलग हुई और ज़िशान की बात पर हंसती चली गई। यकीनन ये पहली बार था जब हीरा मंसूर इस घर में खिलखिलाई थी और ज़िशान हैदर्स की खूबसूरत हंसी की भूलभुलैयों में गुम हो गया था। आने वाली कई रातें इसने इस हंसी के ताकों में गुजारनी थी। हीरा बेटा ज़रा मेरा कंधे तो दबा दो, हर वक्त लेटे रहने की वजह से दर्द होने लगता है। वो दीवार गिर अलमारी दुरुस्त करते हुए रुकी। बस 1 मिनट नानो, ज़रा फैलाओ
वो लम्हों में समेट कर इनके पास थी। आप सारा दिन यहीं रह रह कर बोर नहीं होती? नरमी से इनके कंधे बीचते हुए वो दबाते हुए इनसे पूछ रही थी। दिल बहुत घबराता था। शुरू शुरू में हमारा मुश्तरका घरेलू निज़ाम था, शादी से पहले भी और बाद में भी हर वक्त आना जाना लगा रहता था। अल्लाह बख्शे बहुत मेहमान नवाजते थी मेरी सास, फिर इतना बड़ा ख़ानदान, बहुत रौनक होती थी हमारे घर में। बीमारी हुई तो जीते जी कब्र जी ली मैंने। एक ठंडी सांस भरकर वो खामोश हुई थी। तो फिर आप बाहर क्यों नहीं? इसने सवाल खुद ही अधूरा छोड़ दिया। अगर वो खुद कहीं आने जाने के काबिल होती तो इस कमरे तक क्यों महदूद रहती? यहाँ रहते इससे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ के रहने वालों के पास और तो कुछ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को देने के लिए वक़्त नहीं। यूँ भी एक बूढ़ी औरत जिसकी दुनिया एक कमरे और गए दिनों की यादों पर मुश्तमिल थी, इससे नई नस्ल को क्या गर्ज़ हो सकती थी? और इस नस्ल के लिए कमाने की मशीन बने वालिदैन के पास इनके लिए वक़्त निकालना कितना मुश्किल होता होगा। जनरेशन गैप का मतलब इसे अब समझ में आया था। हम अपनी रवायत के अच्छे अमीन नहीं, क्योंकि हम अपनी इक़दार इस सूरत आगे मुंतकिल नहीं कर सके जैसे हम तक पहुंची थी। तभी तो एहसास मर गया हम अपने बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब बनने के बहुत से गुर बताते हैं, लेकिन असल कामयाबी कहीं पीछे रह जाती है। वो अजीब सी सोचों का शिकार हुई थी। इस मसले का हल इसने यूँ निकाला कि इस शाम जब मामू नानो से मिलने के कमरे में आए तो नानो सो रही थी। इसने मामू से कहकर इनके लिए व्हील चेयर मंगवा ली। मामू ने हैरानी से इस लड़की की तरफ देखा था। इसकी माँ थी और 10 सालों से बिस्तर पर थी। जाने इन्हें इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया था? वो रोज़ रात इनके पास कुछ वक़्त गुजार कर गोया अपना फ़र्ज़ निभा जाते थे। आज एहसास हुआ था। कहा उन्होंने कैसी सज़ा दे रखी अपनी माँ को। जब वो सगी औलाद होकर माँ के भूल बैठे थे तो बीवी बच्चे कैसे इनकी माँ की परवाह करते। परवाह के लबादे में छुपी बेपरवाही जैसे लम्हों में हवा हुई थी। होता है ना, बाज़ औक़ात एक चीज़ रोज़मर्रा में शामिल होकर अपना एहसास खो देती है और फिर किसी एक लफ्ज़, एक इशारे से पूरी तरह जी उठती है। यही इनके साथ हुआ था। अगली सहपहर वो खुद इनके लिए व्हील चेयर लेकर आए थे। नानो एक लंबे अरसे के बाद इस कैद से निकली थी। इन्हें तो पता ही नहीं था कि यह आज़ादी भी हीरा की मरहून मिन्नत थी। बड़े आम से मंजर जवाब ज़िंदगी से निकल ही चुके थे। एक बार फिर लौट आए थे। खुशी से इनकी आंखों से पानी बहने लगा था। देर से ही सही पर इनके बेटे को ख्याल तो आया। हम वहाँ सड़क पर इनकी व्हील चेयर धकेलते मामू खुद बहुत दूर तक गए थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद आज इस हवा में अरसे बाद सांस ले रहे थे। सूरज अपनी आखिरी पड़ाव की तरफ रवा दवा था। पार्क में फुटबॉल खेलते बच्चे जैसे इनकी बचपन थे। कुछ छोटे बच्चे गुब्बारों के साथ खुश हो रहे थे और कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यही तो असल ज़िंदगी थी, यही तो फितरती खुशियाँ थी। फिर वो क्या था जिससे उन्होंने अपने घर और ज़िंदगी भर ली थी? शायद हवस और लालच। इनके अंदर से ही एक जवाब आया था। एक भरपूर शाम अपनी माँ के साथ गुजारकर वो हशाश बशाश घर लौटे थे। नानो बाहर जाकर मुझे भूल गई ना? नानो को देखकर हीरा ने मसनूई दुख से कहा था, पता है बच्चा, जब दुनिया देखता तो सब भूल जाता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ। अब तो ये रौनक मेले ज़िंदगी का जिंदा होने का एहसास है। अब कुछ नहीं भूल सकती। मोहब्बत से अपना दाएं हाथ उन्होंने हीरा के सर पर रखा। वो हंस पड़ी। थैंक यू हीरा बेटा। जाते जाते नम आंखों के साथ मामू ने इसे शुक्रिया कहना नहीं भूले थे। इस रात एक अरसे बाद इस घर के 2 अफराद सुकून की नींद सोए थे। थोड़ा सा दाएं तरफ करो। खूबसूरत रंगों से मज़ीन एक फितरती मंजर की पेंटिंग उठाए वो मेज़ पर चढ़ा। इसे दीवार पर सीधा करने लगाने की कोशिश कर रहा था। जब नीचे खड़ी हीरा इसे हदायत दे रही थी। हर बार फ्रेम कभी दाएं तरफ हो जाता तो कभी बाएं तरफ। बस आखिरी बार सेट कर रहा हूँ, हो गया तो हो गया, वरना मैं नीचे उतर जाऊँगा। आप खुद करेंगी। वो जानबूझकर चढ़ा रहा था। मैं तो पहले भी खुद ही करने लगी थी। तुम्हारी ही मर्दाना अना हर्ट हो रही थी। स्याह चौड़े शीशे वाली ऐनक नाक पर जमाए, मैरून चेक वाली शर्ट की आस्तीन कोने तक फोल्ड किए, वो भी बराबरी की बुनियाद पर इसे तपा रही थी। ठीक है, फिर अब खुद ही करे। मुझसे ये लेफ्ट राइट परेड नहीं होती। मुंह बनाकर वह मेज से नीचे उतरने लगा। जब मेज़ सफ़ेद मार्बल से फिसल कर दूर जा गिरा और वह छलांग लगाकर बचने की कोशिश मेज से टकराए। एन इसी लम्हे बासत अंदर दाखिल हुआ। हीरा शिराजी को कंधे से थामे खड़ी थी। ये मंजर बासत की बर्दाश्त की हद से बहुत परे था। बिजली की तेज़ी से आगे बढ़कर इसने इन दोनों को अलग किया था। भाई शरी ने वजाहत के लिए मुँह खोला था। शट अप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शरी शॉक्ड खड़ा था। इससे वहीं खड़ा देखकर वो एक बार फिर धड़ा था। सुना तुमने? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शरी मुंह नीचे किए अंदर कमरे में चला गया था। इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बासे चलता हुआ एनिस के सामने आ खड़ा हुआ था। बाप भाई के बगैर तुम कैसे रहती होगी? तुम्हारे लिबास और रहन सहन से अंदाज़ा होता है, लेकिन मेरी बहन के साथ इतना कुछ करने के बाद मेरे ही भाई के साथ तुम
हद पार करोगी और मैं चुपचाप देखता रहूँगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम एक घर में हो, घर का मतलब पता है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, यहाँ रहना तो कम से कम इज़्ज़त के मायने सीख लो। इस इज़्ज़तदार घर की लड़कियों के बदन से चिपके लिबास देकर और आप से बात करके मर्दों की ज़हानियत का अंदाज़ा तो मैं भी लगा सकती हूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे किसी मूड में नहीं कि ये सब सीखती फिरूँ, इसलिए अपने सीखने पर फोकस करें तो बेहतर होगा। इसके इत्मीनान से कहने पर इसके तन बदन में आग सी भर गई थी। लड़की हो तो लड़की बनकर हो, वरना अच्छे से देख लूँगा तुम्हें। इसने उंगली उठाकर वार्न किया। हाँ ज़रूर, पर ये भी याद रखिएगा कि आपकी भी दो बहनें लड़कियां हैं, कहीं कोई इन्हें भी देख ना ले। यूं लबों पर आई गाली इसने बड़ी मुश्किल से रोकी थी। पहलू के बल गिरे मेज को एक जोरदार ठोकर मारकर वो बाहर निकल गया। अब हर सुबह नाश्ता बनाने के लिए सबीना और अलीशा भी आ जाती थी। सो सब मिलकर नाश्ता बनाती थी, जो जाहिर है जल्दी बन जाता था। हीरा हीरा नानो को लेकर हर हर सुबह पार्क में जाने का सोचती, लेकिन टाइमिंग ही सेट नहीं हो रही थी। आज भी वो सब नाश्ते की मेज़ पर थे जब बास से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नजर आया। गैर महसूस तरीके से हीरा किचन में चली गई थी। अरे क्या बात है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? सब लोग एक वक्त में मेज़ पर और सारी काम चोर लड़कियाँ भी मौजूद हैं। इसे आज इस्लामाबाद काम के सिलसिले में जाना था और इसकी आखिरी मालूमात के मुताबिक इसकी माँ इस वक्त किचन में ही पाई जाती थी। सो वो इससे मिलने वहीं चला आया। भाई राबी चलाई थी। अच्छा सॉरी। शीरी की प्लेट से आमलेट का टुकड़ा उठाकर इसने मुंह में डाला। अब तो ये ख्वाब महीना पुराना हो चला और आप आज देख रहे हैं। सभी ने कहा, मुझे तो किसी ने झूठे मुंह नहीं पूछना था। अब वापस आ जाऊं तो मैं भी सबके साथ ही नाश्ता किया करूंगा। इसका मूड खुशगवार हुआ था। अंदर खड़ी हीरा ने तभी सोच लिया था कि अब वो कम से कम नाश्ते के वक्त किचन में नहीं आएगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई बासत की मौजूदगी के साथ इसकी गैर मौजूदगी का सिरा जोड़े, इसलिए बासत के आने से पहले ही अगली सुबह ही वो नानों के साथ पार्क आ गई थी। आज छुट्टी का दिन था। पार्क में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। इतने दिन बाद इसने ताज़ा हवा में सांस लिया था। जिंदगी ऐसी तरोताज़ा लग रही थी जैसे भीगी घास में आगे सफ़ेद फूल और गुलाबी नन्हे फूल। सुबह की नरम हवा ने जहन और दिल पर पे तारी सारी कसाफत को उड़ा दिया था। नानो पार्क में खेलते बच्चों की तरफ देख रही थी। कुछ ही फासले पर जॉगिंग ट्रैक था। कितने दिन हो गए एक्सरसाइज किए बगैर वो बेख्तियार ही वार्म अप करने लगी। नानो मैं ज़रा एक राउंड लेकर आती हूँ। नानो ने बेतवज्जी से सुना और देखे बिना हाथ के इशारे से जाने की इजाज़त दी तो वो जॉगिंग ट्रैक की तरफ भागी। 400 मीटर के ट्रैक पर 2 राउंड लगाने के बाद ही उन्हें डाल होने लगी थी। ट्रैक के एन बीचों बीच घुटनों पर हाथ रखकर झुके हुए वो सांस दुरुस्त करने लगी। वो इससे कहीं ज़्यादा दौड़ लेती थी, लेकिन इतने दिन बाद इतनी सी दौड़ ने इसे बेहाल कर दिया था। स्याह लाइनिंग वाली शर्ट की आस्तीन इसने हमेशा की तरह कोनियों से ज़रा आगे तक फोल्ड करके रखी थी। गुलाबी चेहरा सुर्ख होकर दहक रहा था। गहरे स्याह सिल्की बालों की लटें चेहरे की अतराफ में चिपकी हुई थी। गहरे सांस लेते सीधे खड़े होकर इसने नाक पर धरा चश्मा दुरुस्त किया और दाएं हाथ से पसीना पोंछकर हाथ झटका। तभी इसके अकब से किसी ने कंधे पर से पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। बेसाख्ता इसकी गर्दन पीछे घूम गई। नरम सी नज़रों से तख्ता ज़िशान इसके पीछे खड़ा था। पानी पी लें, पानी जूठा नहीं है। नज़रों से पानी की सतह जांचती वो जम गई। बड़ा दिलकश सा लम्हा। तितली की रंगीन उड़ान भर गया था। ट्रैक से हटकर वो ओस में भीगी घास पर बैठकर पानी पीने लगी। इसे सच में इस वक्त पानी की शदीद तलब महसूस हो रही थी। पानी की बोतल मुंह से लगाए वो सामने झूलते बच्चों को देख रही थी। इससे कुछ फासले पर बैठा ज़िशान किसी वक्त नज़र चुरा कर इसे देख लेता। अचानक कुछ झिझक कर इसने हीरा की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया और वो उलझ कर खुद में सिमट सी गई थी। इसकी शर्ट के कॉलर पर घास का टिड्डा था जो ज़िशान ने पकड़कर घास पर दूर फेंक दिया था। इसकी शर्ट के कॉलर पर दूर फेंक दिया था। आप शर्मा रही थी। वो दिलचस्पी से इसके चेहरे के रंग देख रहा था। आपका मेरा शर्माने का कोई ताल्लुक नहीं है तो शर्माना कैसा? वो हैरान हुई। क्या मतलब शर्माने का ताल्लुक कौन सा होता है? वो इससे भी ज़्यादा हैरान हुआ था। शर्माने का ताल्लुक किसी एक से होता है, वो एक जो अपना होता है, बाकी तो सब से थप्पड़ का ताल्लुक होता है। इसकी बात समझकर वो बेसाख्ता हंसा था। मुझे लगा आप डर जाएंगी। नहीं, मैं नहीं डरती इन बेज़र मखलूक़ात से। इससे बेख्तियार ही याद आ गया जब घर में कोई छिपकली चूहा या काकरोच आ जाता तो मामा इसे स्प्रे लेने ऊपर कमरे में चली जाती और इनके आने तक हीरा झाड़ू वाइपर या जो भी इस वक्त मैसर होता इसे इसका काम तमाम कर चुकी होती। मैं ला रही थी स्प्रे, वो जताते हुए कहती असल में वो बहुत डरती थी इन चीज़ों से और इसके बाद सारा दिन में छींकती रहती। वो लापरवाही से कहती लड़की हो नाजुक तो होगी ना, तो आपको मेरी लड़की होने पर
होने पर अफ़सोस है। नफ़ी में सह लाते हुए उसे सीने से लगा लेती। उन्होंने आंखों की नमी ने हाल धुंधला लाया तो शुक्रिया के साथ इसकी बोतल थमाकर और नानों की तरफ चली गई। ज़ीशान के हाथों से नरमी से बोतल के धाने को छुआ जिसे कुछ देर पहले होंठों से लगाए वो पानी पी रही थी। वो वहीं बैठे से जाते हुए देखता रहा। आंखों में बहुत सी ख्वाब थे जिनके पूरे होने का खुद इसे भी यकीन नहीं था। इससे आए हुई 4 माह हो गए थे और घर में आने वाली खुशकुन तब्दीलियों भी मामू को नज़र से पोशीदा नहीं थी। वो लड़कियां जो कमरों में बैठकर खाना खाती थी और ज़रा सी देर पर वलवेला मचा देती थी, अब सुबह सवेरे नाश्ता बनाने में मदद के लिए किचन में मौजूद होती थी। आए दिन जिनमें कपड़ों, जूतों और फैशन पर तल कलामी होती थी, अब इकट्ठी बैठी जाने की बातों पर कहके लगा रही होती थी। लाउंज बाद होने लगा था। अम्मा जो सारा दिन अकेली रहती थी, अब वो भी इनके दरमियान मौजूद होती थी। बच्चों को इनके साथ रवैया भी बेहतर नज़र आता था। अलीशा जो किसी को कुछ समझती नहीं थी, वो भी हीरा का दम भरती थी। माँ जबीन भी तो ऐसी ही थी, जादुई शख्सियत वाली। ये सहर इसे अपनी माँ से ही मिला था। घर की औरतें भी अब तो जाने किन मसलों पर तस्वीरें करते पाई जाती थीं, और तो और लड़के भी अब कम से कम सामने बैठे नजर आते थे। चाहे अभी इनमें कजन्स वाली बेतकल्फी नहीं होती थी, कभी कभी कोई एक नेकी ही सब उलझी दौड़ें सुलझा जाती थी। हीरा वो बाबरकत नेकी थी। इन्हें भी इनके लिबास पर इतराज़ था, हाँ था, अब नहीं था। लाउंज में सब के दरमियान बैठी वो कोई प्रोग्राम देख रही थी। इधर आओ मेरे पास। मामू के कहने पर उठकर इनके पास गई। कोई परेशानी है तो बेटा कहो, इतनी उदास क्यों हो? वो मामू मैं घर जाना चाहती हैं, कुछ चीज़ें लेनी हैं। कदरे सोचकर इसने जवाब दिया, हाँ बेटा ज़रूर चले जाना, बता देना कब जाना है। बासित या ज़ीशान तो में ले जाएगा। उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। मैं तो ऑफिस से किसी सूरत छुट्टी नहीं कर सकता, ज़ीशान से कहें वो ले जाएगा इसे। यूँ भी आप हैं तो इसकी जगह काम देखने के लिए। मोबाइल की रोशनी स्क्रीन पर उंगलियां फेरते बासित ने कदरे तहकीर अमेज़ लहजे में जवाब दिया, जिसे मामू ने नज़रअंदाज कर दिया। चलो मैं ज़ीशान को भेज देता हूँ, कब जाना है? बज़ाहिर लाइलम बने ज़ीशान के दिल की धड़कन रुकी थी। कल चली जाती हूँ। ठीक है ज़ीशान, तुम कल ऑफिस से ऑफ ले लो, हीरा को घर ले जाना। जी ठीक है। इसने फरमाबरदारी से इस बात में सर हिलाया, साथ ही साथ शुक्र भी अदा किया कि इस वक्त मामा ने कुछ नहीं सुना, वरना कोई शक नहीं था कि वो किसी न किसी बहाने से इसे रोक ही लेती। छोटे से घर की मुख्तसर दीवार अंगूर की बेल से ढक रखी थी। कपकपाते हाथों से ताला खोलकर हीरा अंदर दाखिल हुई तो वो भी इसके पीछे ही अंदर आया था। हवा के झोंके ने यकदम गले लगकर जैसे खुशामदीद कहा था। छोटे से सहन का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो बैल ने ढक रखा था। गिर्द की तय ने हर चीज़ को ढांप रखा था। दीवार के साथ एक कतार में पड़े गमलों पर बेवकत खजा उतरी थी। एक तरफ मैले कपड़े से बाइक ढकी हुई थी। सेन को बुर करके छोटा सा बरामदा था, जिसका एक हिस्सा किचन के तौर पर इस्तेमाल होता था। सामने वाली अलमारी में तरतीब से बर्तन लगे थे। पास ही फ्रिज पड़ी थी। बाएं तरफ लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। सामने दीवार पर तस्वीर टंगी थी। आखिर में एक कमरा था। डबल बेड की तरफीन में छोटी छोटी मेज़ें थी। सामने की दीवार के साथ ड्रेसिंग मिरर पड़ा था। बरामदे से मोहल्ले की दीवार के साथ चाइनीज सोफ़ा रखा हुआ था, जिसके सामने शीशे की मेज़ रखी हुई थी। मुखालिफ दीवार में एक खिड़की थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। ये वजह थी कि कमरा घर से अटा पड़ा था। एक मिनट यहीं रुकी। इसे कमरे के दरवाजे में रोक कर वो बाहर भागी। वापसी पर इसके हाथ में एक कपड़ा था, वो यकीनन झाड़ पोंछ के लिए लाई थी। वो बाहर से में निकल आया। सुर्ख ईंटों की दीवार पर काई जमी हुई थी। तो ये वो घर था जहाँ जबीन पुप्पो ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ हीरा का बचपन खेला, और कौन जाने खेला भी था या नहीं। अंदर आ जाएं आप। हीरा की आवाज़ इसकी सोचों का इर्तिकाज़ टूटा। वो अंदर चला गया तो इससे बैठने का कहकर वो खुद बाहर चली गई। अगले ही लम्हे वो इसके सामने थी। मुझे याद नहीं रहा, वरना खाने का इंतज़ाम करके आती। अगर तकलीफ़ ना हो तो कॉर्नर शॉप से अंडे और कुछ चीज़ें ला दें ताकि मैं खाना बना सकूँ। ला देता हूँ, बल्कि अगर आप कहें तो रेडीमेड खाने का भी ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल भी नहीं। आप पहली बार हमारे घर आए हैं और मैं आपको बाज़ार का खाना खिला दूंगी, कभी नहीं। इसके लहजे में अपने घर का मान था। इसका ये अंदाज़ा ज़ीशान को बहुत भला लगा। ठीक है, बता दें फिर क्या मंगवाना है। इसे फ्रिज बताकर वो दोबारा कमरे में आगे। सारे कमरे का झाड़ने के बाद वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ आई। वो नहीं चाहती थी कि अगली बार जब वो यहाँ आए तो ये कमरा इसी तरह अबतर हालत में मिले, इसलिए टूटी खिड़की के आगे काटन लगाकर वो मिरर को घसीट कर खिड़की के आगे करने लगी। घसीटते हुए ड्रेसिंग मिरर का एक कोना फर्श पर पड़े छोटे से खड्डे में फंस गया। इसने जोर लगाकर ड्रेसिंग को ऊपर खींचा, तभी खिड़की का पर्दा इसके मुंह पर आन गिरा। इसकी गिरफ्त ढीली हुई। एन इसी वक्त दरवाजे में ज़ीशान नमूदार हुआ और हीरा की नज़र भटक कर इसकी तरफ चली गई। जाने कैसे इसके हाथ से ड्रेसिंग का कोना छूटा और एक चीख के साथ वो नीचे बैठ गई। ज़ीशान तेज़ी से इसकी तरफ लपका, पाँव को हाथ से दबोचे। वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। इसके गाल आंसू से भीगे हुए थे। चश्मे के नीचे इसकी गुलाबी आंखें गुलाबी पड़ रही थी।
चेहरे पर बड़े तकलीफदा तासुरात थे। ज़ीशान ने पास बैठकर नरमी से इसका पाँव अपनी तरफ खींचा, जिससे इसने फ़ौरन समेट लिया। इधर दिखाएं मुझे, अब की बार इसने सख्ती से कहते हुए दोबारा पाँव इसके अपने सामने किया। दायां अंगूठा पूरी तरह नीला पड़ चुका था, एक तरफ से नाखून भी आधे से ज़्यादा उखड़ चुका था। सुपर गर्ल बनना ज़रूरी था क्या? मैं आ जाता तो मुझे कह देना था। इसे सच में गुस्सा आ रहा था। इसकी सिसकियाँ इसे हद से ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। उठे, अब डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं हल्दी बांध देते हैं। रंधी हुई आवाज़ में इसने कहा था। खिड़की वो अब भी नहीं हुई खड़ी, वो अब भी नहीं हुई थी, हवा हुआ ही नहीं जा रहा था। चोट अगरचा अंगूठे पर लगी थी, लेकिन इस वक्त तकलीफ पूरे पाँव में हो रही थी। वो इसके पास ही घुटनों के बल बैठा हुआ था। पाँव छूने से वो इसका ग्रेस समझ गया था, इसलिए अब छू नहीं रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो जैसे समझ गया था। झुककर एक बाजू इसके कमर के गिर्द हाइल करते हुए इसने दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़ लिया था। इसे सहारा देते हुए वो बेड की तरफ ले जा रहा था। वो इसके इतने करीब थी, इसके बावजूद वो वक्त ठहरने की दुआ भी नहीं कर सका। इसकी तकलीफ का ख्याल ना होता तो वो दुआ करता, ये वक्त बार बार आए। बहुत तकलीफ से वो बेड तक पहुंची थी। साइड टेबल की दराज में फर्स्ट एड बॉक्स है, जरा पकड़ा दे मुझे। पाँव पर अभी भी इसकी गिरफ्त मजबूत थी। निशानदेही की गई दराज में से बॉक्स निकालकर वो इसके पास आ बैठा। वो इसकी पट्टी करना चाहता था, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी। एक गिलास पानी प्लीज़। वो उसके पास से उठकर पानी लेने चला गया। इसके वापस आने तक वो किसी चीज़ से नाखून उखाड़ कर अलग कर चुकी थी। चेहरे पर ज़ियद बिंचे होंठ और आँखों से बहता पानी इससे लगा, वो इसे जानता ही नहीं। ये क्या किया आपने? इसे शौक लगा था। इनका ताल्लुक हमेशा रहने वाला नहीं था, और जब तक रहता तकलीफ ही देता। सो अपने लिए तकलीफ का दौरानिया मुख्तसर किया है। अंगूठे पर पास पड़े नाखून की तरफ इशारा करते हुए पाँव पर पट्टी लपेटते वो कह रही थी, मेरा ख्याल है अब घर चला जाए। गहरी सांस भरकर इसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा था। क्या थी ये लड़की, ना काबिल यकीन। ठीक कहा खाना तो अब मैं नहीं बना सकूंगी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इतना भी जब्त करने की क्या ज़रूरत है हीरा? मैं जानता हूँ आप तकलीफ में है, फिर हंसी का तकल्लुफ़ क्यों? इसे हीरा की हंसी से दुख पहुंचा था। आपने सुना नहीं, महरम हर घर में ना हो नमक हर घर में मौजूद होता है। मेरे पास आपके लिए मरहम ही होगा। नहीं तो इतना यकीन कर ले, मैं नमक पाशी करने वालों में से नहीं। अगर बोझ इतना बढ़ जाए कि आपके अपना आप दब जाने का, खो जाने का खदशा हो, तो बांट लेने में कोई हर्ज नहीं। बाज़ औक़ात जो हमारे लिए बोझ बनी होती है, सुनने वाला इसे आपके लिए हवा से हल्का कर देता है। ना थकाएं खुद को प्लीज़। इसका लहजा धीमा लहजा, इसके अल्फाज ऐसे आंच थे जो जलाते नहीं थे, लेकिन पिघला देने की सलाहियत रखे थे। और कौन जाने हीरा मंसूर ने पिघलना शुरू कर दिया था। अलीशा का रिश्ता देखने कुछ लोग आ रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक हो रही थी। रिश्ता मामू के किसी दोस्त के बेटे का था, और बहुत उम्मीद थी कि रिश्ता हो जाएगा, इसलिए बहुत एहतमाम किया जा रहा था। नानो भी ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ ही। पाँव में तकलीफ की वजह से वो कमरे में ही थी। दर्द इतना भी नहीं था, लेकिन मामी ने खुद ही इसे आराम का कहकर बाहर आने से मना कर दिया था। सो अभी वो अकेली नानो के कमरे में बैठी बेजार हो रही थी। बैठे बैठे से नींद आने लगी थी। अब इसकी आंख लगी थी कि जब कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करके वो उठ बैठी। ज़ीशान दरवाजे में खड़ा था और इसकी नज़रें चुराकर चेहरे पर थी। आप सो रही थी? मैं बस जाने ही लगा था। हीरा को लगा जैसे वो वजाहत दे रहा था। सो नहीं रही थी, हाँ बस अभी आंख लगी थी। मासूमियत से इसने जैसे गलती का इकरार किया। ऐनक के शीशों के पीछे आंखों में कच्ची नींद का खुमार गुलाबी डोरों की सूरत तैर रहा था। वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही दिखाई देती थी, चाहे रात के 12 का वक्त होता या सुबह के 5 का। ये पहली बार था जब ज़ीशान से बिखरी हालत में देखा था। पोनी से निकलकर बाल बेतरतीबी से चेहरे के गिर्द गिरे हुए थे। शर्ट बेशुमार सलवटें नजर आ रही थी। वो बेसाख्ता हंसा। खैरियत? इसने बायां आईब्रो उठाकर पूछा। वही तो पूछने आया हूँ। ठीक हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे जिस बहादुर से आपने नाखून को खींचा था, इस जुल्म की मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। जाने शिकवा था या क्या? बहादुरी भी कह रहे हैं और जुल्म भी। पहले सोच लें कि आपको लगता क्या है, और तवक्को तो आपको रखनी ही नहीं चाहिए। तक़वा टूटे तो बहुत दुख होता है। ये बताने ज़रूरत तो नहीं है ना, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। वो फिर हंसा। मैं तो सब भूल गया हूँ, अब ने सबक पढ़ रहा हूँ। आसगी से कहते वो वापस मुड़ गया। दरवाजे के सामने से गुजरते अब्दुल बासित ने एक नज़र ठटक कर ज़ीशान को और एक नज़र इसके पीछे बिस्तर पर नीम दराज हीरा को देखा, और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ये भी कोई ज़िंदगी है? घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं और हमें बाजार ले जाने के लिए एक भी मैसर नहीं। सीज़न ख़त्म हो रहा है, क्या सेल्स लगी है माल पे? चश्म तसव्वुर से खोए खोए फरियाल बो रही थी। तो कौन सी सेल?
हीरा, ये हीरा के अलावा कौन हो सकता है? एक वही थी जिसे इन लड़कियों और लड़कियों के मौज़ूआत का पता नहीं था। अब सेल्स के बारे में भी इसका नॉलेज सिफर निकल आया था। अलीशा, सबीन समेत सब ने कदरे अफसोस से इसकी तरफ देखा था। कैसी सेल्स, कोई बताएगा? कपड़ों की, जूतों की। मैंने तो पॉकेट मनी बचा बचा कर काफ़ी पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। सोचा था ऑफ सीज़न में जी भर कर शॉपिंग कर लूँगी। अच्छी वैरायटी पर 50-70% डिस्काउंट मिल जाता है। राबी को भी अफसोस हो रहा था। तो अब मसला क्या है? हीरा ने नासमझी से पूछा। लेकर कौन जाए हमें? बासित वैसे ही शहर से बाहर गया है। वो अगर इधर होता तो होता भी तो कौन सा ले जाता? अलीशा ने मुंह बनाकर बात काटी। सबीन ने नज़रअंदाज करके बात मजीद आगे बढ़ाई। शहरी को गाड़ी कोई देता नहीं है। जिशान पापा से गाड़ी लेकर लेकर तो जाता है, लेकिन इसे खुद बुखार है। वो तो ना ही लेकर जाए, इतनी जल्दी में चाहता है जैसे सदर बाजार के साथ शॉपिंग जाकर इनका वक्त बर्बाद कर रहे हो। अलीशा किसी भी तरह राजी नहीं थी। फिर भी इसी का हौसला है जो हर बार साथ चलने को तैयार हो जाता है। फरयाल भाई के बारे में चुप करके कुछ कैसे सुन लेती थी। जो भी है, अगले हफ्ते नहीं तो फिर मैंने जाना ही नहीं। सारी अच्छी चीज़ें तो पहले हफ्ते ही निकल जाती हैं। सबीन का मूड वाकई ऑफ हो गया था। हीरा हैरान हुई थी। तो क्या सच में इन चीज़ों की इतनी अहमियत थी कि ना मिलने पर अफसुदा हो जाए? तो तुम सब में से किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती? कुछ सोच के उसने कहा था। नहीं, और अगर आती भी तो हमें कौन सा किसी ने गाड़ी दे देनी थी? लो, सब सो रहे हैं, लेकर चुपके से निकल जाते हैं और किसी के भी जागने से पहले आ जाते हैं। वेरी फनी। गैराज में जिशान की खटारा बाइक खड़ी है। गाड़ी तो बस बासित पापा और बड़े पापा के पास है। अलीशा ने बेजारी से जवाब दिया और वो इस मौजू पर बेजार होने लगी थी। वैसे अगर कोई एक जाकर सबके लिए कुछ लेकर आए तो वो कौन होगा? सोचते हुए इसने पूछा था। क्या मतलब मुझे बाइक की चाबी और हेलमेट ला दें और कोई एक मेरे साथ चलकर सबके लिए शॉपिंग कर आए। सबके चेहरे बारी बारी देखते इसने बम फड़ा था। क्या? मुश्तरका चीख गूंजी थी। तुम बाइक चला लेती हो? सबीन सबसे पहले होश में आई थी। हाँ, चला लेती हूँ, और अब अगर गिर जाने का मूड हो तो चाबी हेलमेट ले आए। और ये भी तय कर लें कि मेरे साथ कौन जाएगा। मैं चलूंगी। अलीशा का अभी सख्ता टूटा था। फरयाल जाकर जिशान के कमरे से चाबी और हेलमेट ले आओ, मैं चेंज करके आई। मैं अगर भाई उठ गए तो मैं क्या कहूँगी? गोली नहीं मार देगा तुम्हें? दवाई खाकर सोया है, इतनी जल्दी नहीं जागेगा। फरयाल को उठना ही पड़ा। बता रही हूँ, ला देती हूँ, पर रखने मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो चाबी हेलमेट लेकर आई। अलीशा भी आ चुकी थी। तुम चलाती हो? बाइक दरवाजे के पास खड़े होकर अलीशा ने एक बार फिर यकीन दहानी चाहिए। अंदर चलकर पहले मेरा इंटरव्यू ले लें, तब तक सब उठ जाएंगे और बाजार जाना कैंसिल। अब जाना है तो बैठ जाएं। उफ, लड़कों वाले तेवर। अलीशा हंसी। ये इसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ये इसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा यादगार शॉपिंग होने वाली थी। मर्दाना कपड़ों पर हेलमेट पहने वो बाकी किसी लड़के से कम नहीं थी। हवाओं से बातें करती बाइक पर अलीशा ऐसे चिमट कर बैठी बेतहाशा हंस रही थी। आसपास के लोग शायद इसे पागल समझ रहे थे। वो बेपरवाह मस्त थी। खुद हीरा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैद से रिहाई मिली हो। जब वो घर पहुंचे तो ये पहली दोपहर थी जब नींद की प्यारी राबी भी पूरी आंखें खोले इनकी मुंतजिर थी। सच इतना मज़ा आया, ऐसे लग रहा था जैसे मैं हेलीकॉप्टर में बैठी हूँ। खरीदे गए लोन के 2 सूट सामने रखे हो और इन सब के शौक को हवा दे रही थी। कब और कैसे सीखी बाइक, किसी से और क्यों, जैसे सवाल करके वो इसका सर खा रही थी। हीरा मंसूर मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी वो बता भी दे तो कौन समझेगा। माजबीन ने मर्दों के माशरे में बेटी को तरनवाला बनने के लिए नहीं छोड़ा था। इनका लिबास ही नहीं, इसकी तरबियत भी वो लड़कों जैसी ही थी। जबी ने इसे मजबूत रहना सिखाया था, खुद पुरतमाद और किसी पर इंसान ना करना सिखाया था। अकेली औरत और परी जमाल लड़की, माशरे के गधे नोच ना खाते। वो अभी स्कूल में थी जब इसे कराटे सिखाए गए थे। वो ब्लैक बेल्ट थी। माँ का ख्याल ना होता तो कई बार बैन अवी मुकाबलों के लिए नामजद होती ज़रूर जाती। एक तो माँ का ख्याल और दूसरा ये कि सब इसकी हिफाजत के लिए था। इसने इसे कैरियर नहीं बनाया था। जबीन को अस्पताल ले जाने में तंगी होती थी। सर्द गर्म मौसम में रिक्शों के दिक्के वक्त का ज़ाया। तब इसने बाइक सीख ली थी। जबीन ने कमेटी डालकर इसे बाइक ले दी थी। मर्दाना लिबास हेलमेट से वो लड़का ही नजर आती थी। मरते मरते जबीन इसे इस माशरे में जीने का हुनर सिखा गई थी। रात के 2 का वक्त था। अंधेरे ने हर खुश रंग मंजर को स्याही का एक धब्बा बना डाला था। वह हाज हाउस के बासी ख्वाब और खरगोश के मजे लुट रहे थे, लेकिन कोई था जो रात के पैर घुट कर रोने पर मजबूर था। घुटने सीने पर लगाए करवट पर लेटी हीरा बेआवाज रो रही थी। शाम में लॉन्च में होने वाली गुफ्तगू इसके दिमाग पर थोड़े बरसा रही थी। क्या था अगर वो इतनी ही लाइलम होती जितना इससे जाहिर करना पड़ रहा था। अलीशा का रिश्ता पक्का हुआ था और घर के बड़े बेटे होने के नाते मामी को बासित की शादी का भी
ख्याल आ गया। बासत के लिए उन्होंने हीरा की बात की थी। बासत जो दोस्त के साथ डिनर पर जाने के लिए निकल रहा था, इनकी बात सुनकर लॉन्च में ही चला आया था। हीरा किचन से चाय बनाकर ला रही थी। जब इसने बासत की आवाज़ सुनी, आवाज़ नहीं या सूर या इसराफील, वो अपनी जगह पर ही सुन हो गई थी। अलीशे वाला वाक़या अब भूल गई। शहरी पर डोरे डालते डालते मैंने इसे देखा है और ज़ीशान के साथ इसके मरासिम में मैं कुछ नहीं भूल सकता। कम से कम लड़की के पास किरदार तो होना चाहिए, इसलिए ऐसा सोचने की गलती भी मत कीजिएगा। कोई सामान था जो सर पर गिरा था, कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा था इस पर। अलीशे वाला मामला तो अपनी दानस्त में वो ख़त्म कर चुकी थी। आज पता चला कि इसका दामन अभी भी दागदार था और शहरी वो तो बिल्कुल छोटा सा भाई था इसका। और मेरे अल्लाह, कौन था कौन नहीं था, इसे कुछ पता नहीं था। किसने क्या कहा, क्या सुना, वो नहीं जानती थी। वो चुपचाप कमरे में आकर सोती बन गई थी। ये सच था कि ज़ीशान के नरम लहजे और पुरशौक निगाहों से वो बहुत पहले इसके दिल का हाल जान गई थी। और ये भी सच था कि इसने कभी इसके जज्बों की पजीराई तो क्या इससे बात का एहसास भी नहीं दिया था कि वो इसकी हमराज हो चुकी है। अगर वो इसे खामोशी से चाह रहा था तो ये इसका अपना फेल था, और वो क्यों किसी के फेल के लिए जवाबदेह होती। इसने पहला फैसला ही गलत किया था, सो अब सुधारना भी इसे ही था। बहुत रो चुकी थी वो, पर अब नहीं। चुपके से उठकर इसने नानो का फ़ोन उठाया और मुनासिब अल्फाज के इंतखाब से एक पैगाम लिखा। ज़हन नशीं नंबर को एक बार दिल में दोहराया और आंखें बंद करके भेजा गया पैगाम मिटाकर फ़ोन इसने वापस रख दिया था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अब अगर जवाब ना आया तो इसने सोच ने पेट में खुलबली मचा दी थी। सारी रात इसने अंगारों पर गुजारी थी। सुबह नानो ने इसके भारी पपोटे देकर पूछा तो उसने सर दर्द का बहाना बना कर टाल दिया। इसने झूठ नहीं बोला था। सारी रात जागने और रोने के बाद वाकई इसका सर किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। नानो अंदाज़ा नहीं कर पाई कि इसकी तबीयत सच में ठीक नहीं, या बात कुछ और है। कल शाम लॉन्च में जो भी हुआ वो सब जानती थी। वो वहीं मौजूद थी। हीरा की अदम मौजूदगी पे उन्होंने शुक्र अदा किया था। वो किचन में थी और फिर बाद में किस वक्त आकर लेट गई थी। शायद वाकई इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। इसने कुछ नहीं सुना, इससे कुछ नहीं पता। उन्होंने खुद को तसल्ली दी थी और ये तसल्ली इन्हें पार्क में बैठे हुए बिल्कुल झूठी महसूस हो रही थी। और वो ट्रैक पर पागलों की तरह भाग रही थी। सुबह की खनक हवा में भी इसका वजूद पसीना पसीने हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका पसीना बनकर बह जाने का इरादा हो। अव्वल सरमा का सूरज ऊंचा होकर इस पागल लड़की को देख रहा था। इस दायरा ट्रैक पर भागती वो ज़िंदगी के दायरे से निकलने की कोशिश में थी। बेतहाशा भागने के बाद वो इसी मुकाम पर आ जाती जहां से आगाज़ किया था। चेहरे पर सख्ती पथरीले तासुरात लिए बेनियाजी से वो भागती ही चली जा रही थी। मेरे अल्लाह, गालों पर बहते आंसू के साथ नानो ने बेख्तियार अल्लाह को पुकारा था। थके जिस्म के साथ देने से इनकार किया तो शल टांगों के साथ वो नानो की तरफ आ गई। दोनों के दरमियान कैसी खामोश मुआदा था, कुछ ना पूछने कुछ ना बताने का। तवील घर को जाती सड़क मुड़ते ही हीरा की नज़र मेन गेट के सामने बाइक पर बैठे ज़ीशान पर पड़ी। इसके पास एक लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर स्याह मास्क था। करीब ही एक और लड़का ऐसे ही स्याह मास्क में बाइक पर बैठा था। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और तो कुछ समझ नहीं आया। इसने पुलिस का शोर मचा दिया, जिससे बदहवास होकर बाइक पर बैठे लड़के ने ज़ीशान पर गोली चला दी। नानो को वहीं छोड़कर वो चीखती हुई ज़ीशान की तरफ भागी। पास खड़ा लड़का भी बाइक पर बैठ चुका था। हवा की रफ्तार से बाइक उड़ाते उसके सामने से गुजरे थे। इसके ज़ीशान तक पहुंचने तक ताई ज़ैनब भी शोर सुनकर बाहर आई थी। वो ज़ीशान को ऑफिस से रोकते रोकते दरवाजे तक आई थी और इसका बुखार अभी भी उतरा नहीं था, इसलिए वो इसे मना कर रही थी। अभी वो अंदर भी नहीं पहुंची थी जब हीरा की चीखों ने दिला दिया था। बाहर निकलते ही खुद इनकी भी चीखें निकल गई थी। ज़ीशान खून में लथपथ पड़ा था। हीरा इसका सर बाजू पर रखे जोर चला रही थी। शहरी बाहर आओ। ज़ीशान उठे, आंखें खोले, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इसके आंसू ने ज़ीशान का भी चेहरा भिगो दिया था। पूरी हिम्मत से ज़ीशान ने आंखें खोल के इस परिवश को देखा। इसके बाद इसकी आंखें बंद हो गई थी। ज़ैनब का चेहरा थपथपा रही थी। घर में मौजूद सब अफराद बाहर निकल आए थे और बदकिस्मती से इनमें घर का कोई मर्द शामिल नहीं था। शहरी कहाँ है? वो तो कॉलेज चला गया है। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। सबीन अंदर भागी। रुको बाहर आओ, बहुत खून बह रहा है, सीने में गोली लगी है, जबकि बाइक से गिरने की वजह से सर गेट के पहलू में खड़े सतून से जा टकराया है। खून बेतहाशा बह रहा है। वो मुस्तरब से उठी। आप मिलकर इन्हें बाइक पर बैठाएं। अलीशे, तुम संभल कर बैठ जाना, मैं बाइक पर ले जाती हूँ। मामी समझ रही थी वो अपने हवासों में नहीं है, जबकि अभी तो वो हवासों में लौटी थी। जल्दी से उठकर इसने बाइक सीधी की और बैठकर हेलमेट पहन लिया। सबकी मदद से ईशान को बाइक पर बैठाया गया। अलीशे ने इसे पीछे से गले से लगाकर
काबू कर रखा था। इसका चौड़ा सीना हीरा की पुष्ट से जुड़ा था, दोनों के लिए इसका वजन संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद हिम्मत करके वो इसे एक प्राइवेट अस्पताल ले आई थी। अगरचा पुलिस केस था, लेकिन पैसे की अहमियत से किसे इनकार है। अलीशा ने सबीन से लिए फ़ोन से घर फ़ोन करके अस्पताल का बता दिया, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ही मामूर ममानी वगैरह आ गए थे। गोली गंदा चीर कर निकल गई थी। अब सिर्फ जख्म है जिसकी पट्टी कर दी गई और सर पर लगी चोट से ज़्यादा खून बहा था। गालिबन इसकी वजह से बेहोशी हुई थी। वक्त पर ले आने की वजह से बचत हो गई थी। अब खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर के रटे रटाए जुमले इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं थे। सबने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इसे देखा था, मगर वो वहाँ थी ही कब। वो तो इन सब के वहाँ पहुँचते ही घर वापस आ गई थी। वजूद शल और तबीयत बुरी तरह ख़राब थी। इसे ढेर सारी तन्हाई की ज़रूरत थी। थके थके कदमों से चलते वो अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े शख्स को देखकर एक बार तो ठटक कर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। 4 कदमों का फासला तय करने में सांस फूलने लगी थी। सामने खड़ा शख्स वही था जिसका नाम इसके नाम की पहचान था, मंसूर अहमद। सलाम का जवाब देते उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर प्यार देते हुए इसे पहलू से लगाया। नानो किंगसी बिस्तर पर बैठी थी तो हीरा मंसूर अहमद के जिंदा होने से बाखबर थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कितना वक्त लगेगा पैकिंग में? नानो को नजरअंदाज करते हुए बड़े नरम लहजे में उन्होंने हीरा से पूछा। बस 5 मिनट। नानो से नजर चुराते हुए अंदर चली गई। हीरा की बात से नानो को इतना शौक लगा। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने इतने यकीन से मंसूर अहमद से कहा था कि हीरा इसके साथ जाना तो दूर इसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगी। एक बाप की होते हुए इसने यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी थी, अब वो कैसे इस बाप के साथ जाने को राजी होगी? इन्हें तो ये भी पता नहीं था कि वो जिंदा है, और हीरा जानती है और ये भी कि इसी ने रात मैसेज करके इन्हें बुलाया था। मुझे माफ़ कीजिएगा नानो, मैंने कोशिश की थी आपके साथ आपके पास रहने की, लेकिन हर कोशिश कामयाब तो नहीं हो सकती ना। इसके लहजे में सदियों की थकन थी। चंद माह ही इस लड़की को इतना बेहाल कर दिया था कि वो चाहकर भी इसे रोक ना पाई, और हीरा मंसूर खामोशी से इनकी ज़िंदगी से निकल गई। बहुत पहले ही इसने माँ के दुखों का बोझ बांट लिया था। मंसूर अहमद की तलब कोई और थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती माजबीन इनके पले बांधी थी। 2 साल तक उन्होंने मुख्तलिफ हिले बहाने अपने अनचाहे ससुराल वालों को तंग करके रखा, लेकिन जाने वो किस मिट्टी से बने थे कि माजबीन को फिर भी इनके संग रुखसत कर दिया। वो नहीं जानते थे कि इस रुखसती के लिए माजबीन ने क्या कीमत चुकाई है। माजबीन अगर इनकी दिली वाबस्तगी का इलम होता तो शायद वो अपनी जिद से पीछे हट जाती। मंसूर अहमद घर वालों के हाथों मजबूर इन्हें ब्याह तो लाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से माँ बाप की ज़िंदगी तक इस अनचाहे रिश्ते को निभाते रहे। 3.5 साल की मुख्तसर मुद्दत का ये रिश्ता ख़त्म होने से पहले शहाना इनकी ज़िंदगी में बीवी की हैसियत से आ चुकी थी। इन्हें लगा था कि माँ जब इन्हें अपने घर लौट जाएगी। वो नई ज़िंदगी में खोकर इसे भूल चुके थे और बुलाए ही रखते अगर शहाना इन्हें औलाद देने के काबिल होती। इन्हें माँ जबी के पास अपनी बेटी की याद आई। उन्होंने हज हाउस का रुख किया तो मुँह की खानी पड़ी। उन्होंने कुछ कहे बगैर सुने मंसूर अहमद को घर से निकाल दिया था। फिर एक इत्तेफाक ही था कि वो अपने इस घर चले गए जहां उन्होंने किराए पर माजबीन को रखा था। माजबीन अपना जेवर और जहेज कीमती चीज़ बेचकर इस घर को खरीद चुकी थी। उन्होंने पहली मुलाकात में ही दरवाजे में खड़ी माजबीन के पांव पकड़ लिए थे। हीरा ने माँ के पीछे से इस खुशहाल शख्स को देखा था जिसकी एक तस्वीर कमरे की दीवार पर टंगी थी। हीरा को देखकर वो माही बेआब की तरह मचला था, लेकिन माजबीन ने इसके मुंह पर दरवाज़ा दे मारा था। फिर वो अक्सर आने लगा। बंद दरवाजे के पास खड़ा सदाएं लगाता। वो शख्स बेकारी नहीं था, लेकिन बेकारी बन गया था। औलाद की ख्वाहिश कैसी जालिम होती, और वो शादी कर लेता, लेकिन शहाना को जेर नहीं देना चाहता था। माजबी ने जिसने इतनी अजियतें उठाई थी, वो इस शख्स को ये सुकून नहीं दे सकती थी। उन्होंने हीरा को सब कुछ बता दिया। इस छोटे से ज़हन में हर बात गैर जानबदारी से डालकर इसने इससे फैसला मांगा था और अपने हक में जवाब सुनकर सुदा हो गई थी। इन्हें यकीन था कि मंसूर इनसे हीरा को छीन नहीं सकता। इसके बावजूद उन्होंने हीरा को एक मर्द की तरह पाला था। नज़ाकत इसके करीब भी नहीं आने दी थी। घर के सख्त से सख्त काम के लिए अपने लफ्ज़ों से हिम्मत दी थी। इसके खुद पुरइतमाद के पौधे को तनावर दरख्त बनाने में जान लगा दी थी। ज़माने के मौसमों से लड़ने के लिए इसका अंदाज मजबूत किया था। हीरा एक ऐसा मोम था जो अपनी माँ के बनाए सांचे में बासानी ढलता चला गया। माँ के बाद इसने माँ की ख्वाहिश का एहतराम करते बाप से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। मरने से पहले माजबी ने इसे मंसूर का नंबर बीमा पता दे दिया था। अगर वो चाहे तो अपने बाप के पास चली जाए। वो इस वक्त इनके पास जाना नहीं चाहती थी। इसके बावजूद कई रातें वो इस कार्ड को हाथ में लिए बैठी रही, यहाँ तक कि वो पता इसके जहन में महफूज हो गया था। मंसूर अहमद माजबीन की वफ़ात पर शहर से बाहर था, वो वरना ऐन मुमकिन था कि वो मर्ग वाले घर में आकर
बहला फुसलाकर इसे अपने साथ चलने पर आमादा कर लेते। इसने जानबूझकर इन्हें लाइलम रखा था। इसने अपना फैसला खुद किया था। इसे तस्लीम था कि अगर इससे तस्लीम था कि ये फ़ैसला गलत है और इसने इस फ़ैसले को सुधारना था। मंसूर अहमद इसका बाप था, इसे इसकी चाह थी, इसे यही बेहतर लगा कि वो इनके पास चली जाए। अब अगर ये फ़ैसला अगर ये भी इसका फ़ैसला गलत था तो वो दिलो जान से इसके नताइज भुगतने को तैयार थी। ज़ीशान को अगर इल्म होता कि हादसे से हीरा इस पर अपना आप खोल देगी तो वो बहुत पहले इन लड़कों से कहता कि वो चंद रुपयों के लिए आके इसे गोली मार दे। बिल्कुल वो तो खुशी खुशी इनकी तलब पूरी कर देता। इस पर झुकी रोती हुई हीरा के आंसू इसके चेहरे पर भी गिर रहे थे। वो ज़ीशान हैदर के लिए बेचैन थी। वो इसके दर्द पर रोई थी। इसके बाजू पर सर रखे अगर दम भी निकल जाता तो वो ये समझता कि इसकी ज़िंदगी ने इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके अपना हक अदा कर दिया। वो घर आया तो पता चला कि हीरा चली गई है। गोया खुशियाँ ज़ीशान हैदर के लिए थी ही नहीं, अलीशा की ज़बानी से वो सब पता चला था जो ताई अम्मी की ख्वाहिश पर बासित ने कहा। इसे समझ नहीं आई कि वो बासित के इनकार पर खुश हो या हीरा की तजलील पर रोए। अलीशा की मंगनी वाला मामला तो पापा ने बंद दरवाजे से पीछे ममा और इसके सामने खोल कर रख दिया था। अलीशा ने अपनी गलती कबूल भी कर ली थी और शहरी नहीं, हीरा मंसूर ऐसी नहीं थी। इसका दिल जानता था अगर इसका नाम ज़ीशान के साथ लिया गया था तो सिर्फ वही जानता था कि वो सब बेबुनियाद था। इसे अपने लिए ऐसे बेहाल हुए देखने से पहले तो वो भी नहीं जानता था कि इसकी हीरा की ज़िंदगी में कोई अहमियत है। हो सकता है ये इसका वहम ही हो, शायद इसकी जगह घर का कोई और फ़र्द होता तब भी इसका यही रद्द-ए-अमल होता। लेकिन दिल तो खुशफ़हम ही था ना। इसने इंतज़ार किया था शायद ज़ैनब इससे इस मामले पर बात करे, लेकिन ज़ैनब इतनी पागल नहीं थी। बासित जिस लड़की को रिजेक्ट कर चुका था वो इससे ज़ीशान के लिए कैसे कबूल कर लेती है। गरचा इनका दिल नहीं माना था कि हीरा का शहरी या ज़ीशान से कोई राब्ता रहा होगा। हीरा पर यकीन ना भी करती तो अपने घर के बच्चों पर इन्हें पूरा यकीन था और कुछ भी हो सकने के इम्कान को नज़र में रखते हुए उन्होंने ज़ीशान से इस मामले पर कोई बात नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि इनका बेटा अपने मुंह से इकरार करके इनका भरम तोड़ दे। हाँ, ये और बात कि ज़ीशान हैदर ने पहली बार माँ के सामने अपनी ख्वाहिश सर और नज़र उठाकर रखी थी। वो तो इससे देखकर हैरान रह गई थी। इनके सामने खड़ा इनका अपना बेटा था। इन्हें खुद को यकीन दिलाना पड़ा था, वरना तो अक्खड़ था, वरना वो ना तो अक्खड़ था ना ज़िद्दी, लेकिन इसकी बात में एक अज़म था, इल्तिजा थी। उन्होंने बार-बार इसकी ख्वाहिश को रद्द किया और वो बार-बार इनके पास आता रहा, यहाँ तक कि अल्फाज ख़त्म हो गए थे। वो इनके पास अब भी आता था, लेकिन अब इसकी ज़ुबान नहीं, नज़र सवाल करती थी। घर में अलीशा की शादी का हंगामा जाग उठा था। मंगनी के बाद से ही जहेज़ की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो तमाम लड़कियों को अपने कपड़े और कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की फ़िक्र सता रही थी। बारात के लिए हॉल बुक करवा लिया गया था, लेकिन मेहंदी के लिए लड़कियां किसी तौर पर भी हॉल के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। 10 बजे तो हॉल का टाइम ख़त्म हो चुका था, 10 बजे तक तो हमारा फंक्शन शुरू भी नहीं होता। सबकी मुनकर राय यही थी कि इसलिए मेहंदी के फंक्शन के लिए घर ही सजाया गया था। गेंदे के जर्द फूल और सुर कपड़े के पर्दों के साथ सजावट की गई थी। फंक्शन के लिए लॉन में इंतजाम किया गया था। वसी लॉन को 2 हिस्सों में तकसीम करती सुर्ख कारपेट की राह गुजर बनाई गई थी, जिसके तराब में सब्ज़ रोशनी के ग्लोब थे। राह गुजर के इख्तिताम पर सफ़ेद फूलों से नशिस्त छत बनाई गई थी। एतराफ में उन्होंने फूलों की लड़ियां थी। नशिस्त के अलावा पूरा लॉन नीम तारीख था। नशिस्त पर दूधिया सफ़ेद रोशनी थी। अलीशा रवायती पीले जोड़े में मलबूस खुद भी जर्द फूल लग रही थी। हर थोड़ी देर बाद मुस्तरब से इधर उधर नजर चढ़ाती इसे हीरा का इंतजार था। दादो से मंसूर अहमद का पता लेकर इसने हीरा के नाम शादी का कार्ड पोस्ट किया था और इसे यकीन था कि हीरा ज़रूर आएगी। तकरीब शुरू होने में वक्त था। मेहंदी लगाने के लिए पार्लर से लड़कियां बुलाई गई थी। जब वो आई तो इनके साथ एक और लड़की भी थी। चेहरा शनासा था, लेकिन वो पहचान नहीं पाई। चंद सेकंड के बाद जहन में हीरा की शबा उभरी तो अलीशा की चीख निकल गई। जामावार के प्रिंटेड सुर्ख गरारे पर आधी आस्तीन वाली ओपन शॉर्ट शर्ट, कमर तक आते बाल में बड़े बड़े कर्ल लहर सी पैदा कर रहे थे। मांग से निकलती छोटी सी बिंदिया कुशीदा माथे पर चमक रही थी। वो इस वक्त वो हीरा लग ही नहीं रही थी जिसे वो सब जानते थे। इसके कपड़ों और मेकअप का लिहाज किए बगैर अलीशा बुरी तरह इसके गले लग गई थी। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे, उसे ज़ोर से बीचते हुए वो बोली तो हीरा मुस्कुरा दी। बारी बारी वह सबसे मिली थी और ये भी शुक्रगुजारी बातों का किसी ने जिक्र नहीं किया था। किसी ने भी इसकी खामोशी से चले जाने की वजह नहीं पूछी थी। जहाँ सब ही इसके खालिस लड़की वाले रूप पर हैरान थे, वहीं सभी ने जी भर से सराहा था। आज तो इसके
जब ही तो इसके रूप ही निराला था, नानो तो वैसे ही इसके सदके वारी जाते ही नहीं थकती थी। आज वो लग भी इतनी प्यारी रही थी। अपनी 20 साल ज़िंदगी में ये पहली शादी थी जिसमें वो शरीक हुई थी। सब कुछ भुलाकर वो खुश थी। लॉन के एक कोने में बैठी वो ये सब देख कर खुश हो रही थी। जब राबी आकर इसके सर पर सवार होगी, चले मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दे, मेहंदी की प्लेट नीचे लानी है। वो इस गोशा आफियत से निकला नहीं चाहती थी। यूं भी इसका लिबास इसके लिए इम्तिहान बना था। वो उसे बहाने बनाते इसने बेहतर मना किया, लेकिन वो इसे लिए बगैर नहीं गई। बामुश्किल अपने कपड़े संभाल दिए, उसके साथ चल दी। दोनों हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े वो सीढ़ियों से उतर रही थी। दुपट्टा फरियाल ने कंधे से लेकर कमर पर बांध दिया था। इसके बावजूद गरारे से उलझन हो रही थी। इसका ध्यान कपड़ों की तरफ हुआ था जब किसी लड़की के पास से गुजरने पर इसे हल्का सा धक्का लगा और वो अपने गरारे से उलझ कर वो तवाज़ुन खो बैठी। मेहंदी की प्लेट हल्के से शोर से ज़मीन पर जा पड़ी थी और वो ऊपर आने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखे बासित पर शाहगुल की तरफ लचकेला बदन अपनी फितरती खुशबू के साथ इसकी बाहों में झूल रहा था। इसे लगा जैसे वो महकसा गया हो। इसके हवास इसके साथ नहीं थे। अगर वक़्त तो रोका जा सकता तो वो यहीं रोक लेता। इसकी बंद आंखें एकदम से खुली थी और बासित को करंट लगा था। एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर वो मछली की तरह तड़प कर इसके बाजू से निकली थी। एक निगाह गलत भी इस पर डाले बगैर वो वहाँ से चली गई थी। वो क्यों इसको कोई वजाहत देती। मेहंदी की प्लेट वहीं पड़ी थी और वो इसी सीढ़ी पर खड़ा था। हीरा इस सरगोशी की सूरत इसकी होंठों से इसका नाम अदा हुआ था तो ये हीरा थी। खुशगवार सी हैरत ने इसे घेर लिया था। हीरा के जाने के बाद मम्मा ने बासित के रवैये पर बहुत अफसोस किया था। वो चाहती थी कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर ले। आखिर इसकी माँ थी। वो जानती थी कि इसके लगाए सब इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठे थे। तब इसे नहूस से मुंह फेर लिया था और अब इस एक लम्हे में फैसला खुद हो गया था। मुस्कुराते हुए गया लम्हा सोचते वो आगे बढ़ गया। तकरीब दूर से देखते हुए भी वो बेहद लुत्फ़अंदोज़ हुई थी। बारी बारी सब लड़कियों ने इसे बुलाया भी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। इन कपड़ों की वजह से जो हो गया था वो काफ़ी था। वो मज़ीद कोई तमाशा नहीं चाहती थी। सब लड़कियों ने मेहंदी लगाई तो बेहद इसरार से हीरा के हाथों पर भी मेहंदी लगा दी गई। ये पहली बार था जब हिना ने इसकी हथेली महकाई थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी और किसी के सोने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। पूरी कोशिश के बाद भी 2 बजे तक इसकी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। नानो इधर उधर देखा लेकिन वो नज़र नहीं है तो वो इनके कमरे में चली गई। इसका अंदाज़ा था कि वो अपने कमरे में ही होंगी, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर वो वहीं लेट कर सो गई। मेहंदी की तकरीब ख़त्म होते होते सहरी का वक्त हो गया था। सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। ज़िशान भी काम निपटा कर सोने के लिए कमरे में आया था जब एक ख्वाब को बिस्तर पर सोते देखा। खुले बाल इसके तकिए पर बिखरे हुए थे। एक हाथ तकिए पर और दूसरा इसके पहलू में था। लंबी उंगलियों की पूरे मेहंदी से सुर्ख हो रही थी। वो गहरी नींद में थी। हीरा यहाँ इसके कमरे में इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। शायद इसकी नींद के एहतराम में कहीं धड़कने इस परिवेश के आराम में खलल ना डाल दी हों। सर्दियों में दादों से हीटर की गर्माइश बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए सर्दी के कुछ महीने वो उनके साथ कमरा बदल लिया करता था। इसी गलतफहमी की वजह से वो यहाँ थी। सजा सवरा रूप लिए इसकी ख्वाहिश इससे चंद कदम की दूरी पर थी। वो इसके करीब हुआ। इसकी पुरशौक निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। वो सोई हुई भी खिल कर मुस्कुरा दी। किस लिए तुम नींद में शर्मा रहे हो इस तरह? ख्वाब में क्या आ गए हैं हम तुम्हारे सामने? बड़ी आसगी से इसने शेर गुनगुनाई। मिंदी मिंदी सी आंखें खोल कर बंद हुई और अगले ही लम्हे पूरी खुल गई। पलकों तले ख्वाबों की पूरी वादी सांस ले रही थी। चश्मे के शीशों का हिजाब भी अब तो हायल नहीं था। इसके दिल को गुदगुदी सी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको सोया हुआ देख चुका हूँ, इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा। क्या बताएं मेरे कमरे में क्यों सो रही हैं? इसका लहजा शरीर हुआ था। आपका कमरा? गर्दन घुमा के इर्द गिर्द देखा। ये तो नानो का कमरा है। इतला के लिए शुक्रिया, लेकिन आपको अपनी मालूमात अपडेट करने की ज़रूरत है क्योंकि सर्दियों में ये कमरा मेरे इस्तेमाल में होता है। ओह सो सॉरी। वो एक झटके से के साथ बिस्तर से उठी थी। आप चाहें तो यहाँ सो सकती हैं। नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे पता नहीं था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही इसके रहे से औस्तान भी खता हुए पाँव में हाई हील रेस्ते इसका बस नहीं चल रहा था कि जादू के बल पर इस कमरे से गायब हो जाए। चेहरे पर आते बाल, हाथों की मेहंदी और ऊंची एड़ी और ऑफ कोर्स इसका गरारा लड़की होना कितना मुश्किल है इसे आज अंदाज़ा हुआ था। पहला कदम उठाती और डगमगा गई। संभल कर लू देती नज़रों से तकते निशान इसके बाजू को पकड़कर सहारा दिया। वो इससे चंद कदम दूर होकर खड़ी हुई थी। खिड़की से मुस्कुराती चांदनी शरीर नज़रों से देख रही थी। इसके लम्स की गरमाइश हीरा मंसूर की नरम बाहों से होते हुए इसका दिल पिघला रही थी। वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। झुककर हील्स उतार के इसने हाथ में पकड़ ली जाने के लिए वो इसके करीब से गुजरी थी जब बेख्तियार निशान ने इसका रास्ता रोक लिया था। ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बोझल लहजे में कहकर इसने रास्ता छोड़ दिया। सब ने इसकी तारीफ़ की थी लेकिन दिल ऐसे तो किसी के कहने से नहीं धड़का था। फिर अब क्यों? और इस क्यों का जवाब वो जाना नहीं चाहती थी या जानती तो थी, बस मानना नहीं चाहती थी। धड़कने संभालती वो बाहर निकल गई। वो इससे जाता देख रहा था।
हिनाई खुशबू में बसे तकिए पर इसे इसे बाकी की रात जाकर गुजारनी थी। बारात आने वाली थी। सरवत हाल के दरवाजे में खड़ी स्टेज पर दुल्हन बनी अलीशा को देख रही थी। डीप रेड कलर के रवायती लहंगे में इसका रूप किसी शहजादी की तरह दमक रहा था। आप परेशान है मामा? ऐसे इन्हें ऐसे गुमसुम खड़े देखकर अंदर आता बासित इनके पास से रुक गया। अरे नहीं, परेशानी किस बात की सोच रही होगा? मेरा बेटा हाँ कर देता तो आज इसके भी सेहरे के फूल खिल जाते। आज हाँ कर दूं तो? वो खुश मिजाजी से बोला तो सरवत को हैरत का झटका लगा। बासित और ऐसी खुश मिजाजी करीब क़यामत की निशानी तो नहीं है? अब तो थोड़ा वक्त तो दो, मैं कोई लड़की देख लूं प्यारी। तो जो लड़की पहले ढूंढी थी वो ऑफर ख़त्म होगी क्या? इसने बात काटी। बाजारी इसने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी, लेकिन सरवत भी माँ थी, वो जानती थी ये सब बेवजह नहीं, इसलिए एकदम चूक उठी थी। तो क्या मैं हीरा के लिए हाँ समझूं? बिल्कुल दिलो जान से हाँ है। सीने पर हाथ रखकर वो झुका। लेकिन तुम तो कहा था। उन्होंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। मामा भूल जाएं, वो सब झूठ था। आई एम सॉरी, मैं इससे भी माफ़ी मांग लूँगा। आप बस जल्दी से बात पक्की कर। इनके पहलू में खड़े बासत इनके गले में बाहें डालकर लाट से इनके कंधे पर सर रखा। ज़रूर बेटा, बस ज़रा शादी से फारिग हो लें तो मैं अम्मा से बात करती हूँ, वो मंसूर से बात करें। जाहिर सी बात है हीरा इनकी इनकी बेटी है और इनके पास है तो इनसे पूछना पड़ेगा। इन्हें इन्हें सोचते हुए इसे तसल्ली दी। आई लव यू मामा, यू आर द बेस्ट मामा इन द वर्ल्ड। अंदर आती हुई ज़ैनब ने एक एक लफ्ज़ बगौर सुना था। अब तो अब्दुल बासित भी इसका तलबगार हुआ था। इससे बेहतर मौका इन्हें कब मिल सकता था? बासित की ख्वाहिश पर ज़ीशान की खुशी को फोके देकर जेठानी को नीचा दिखाने की, बेटी की रुखसती को भूलकर इनका दिमाग ने जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हो गया था। इन्हें जो भी करना था पक्के पैरों पर और जल्दी करना था। ज़ीशान कई बार इनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हुआ था। वो जानती थी इसकी तबीयत में लहरों का शोर है। वो गहरा और लहरों का शोर नहीं है, वो गहरा और ठहरा समुंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी इन तक नहीं आता। लेकिन हीरा ऐसी ख्वाहिश, ऐसी खुशी थी जिसके लिए वो बार बार इन तक आता रहा था। इसकी हर नज़र सवाल बन गई थी। अब वो इसकी ख्वाहिश पूरी करके पूरी ज़िंदगी के लिए इसके आगे सुरखरू हो सकती थी। हीरा तो इन्हें पहले भी कोई मसला नहीं था। वो फ़ौरन सास के पास जा पहुंची थी। एक वही थी जो इस मामले में इनकी मदद कर सकती थी। आखिर इनकी इकलौती और प्यारी नवासी का मामला था। फिर लड़का भी ज़ीशान जैसा हीरा, वो हीरा जिससे किसी तलाश की भी ज़रूरत नहीं थी। हसाब तवक्को वो सुनकर ही खुश हो गई थी। तेली पर सरसों जमाते वही हाल में मंसूर अहमद से भी बात कर ली गई थी। उन्होंने सारा अख्तियार हीरा को ये कहकर दे दिया था कि इसकी ज़िंदगी है, अगर इस रिश्ते से इसे खुशी मिलती है तो इन्हें इसकी खुशी के लिए दिलो जान से राज़ी है। हीरा से बात करने की जिम्मेदारी भी नानो को सौंप दी गई थी। ज़ैनब चाहती थी कि जल्द से जल्द सब कुछ तय पाया जाए। इनके दिल में जेठानी की तरफ से खौफ सा था कि ताखीर की सूरत वो जीती बाजी ना हार जाए, इसलिए उन्होंने बार बार ताकीद के साथ जल्द बात करने का वादा लिया था। अलीशा की रुखसती के बाद जब सब घर आए तो सारे ही लॉन्च में बैठे खुशगप्पी में मसरूफ थे। मौजू सुखन बिलाशुबा अलीशा की शादी की तकरीब थी। किसने क्या पहना, कौन कहाँ से तैयार हुआ, कौन कैसा लग रहा था, कल क्या पहना जाए। ऐसे में हीरा को वहाँ अपना आप मिसफिट लग रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती वहाँ बैठे रहने के बाद वो उठकर नानों के कमरे में चली गई। हाई हील की वजह से पैरों में शदीद दर्द हो रहा था। हील उतार कर उसने बाल पोनी में कैद किया और तब्दील करने के लिए कपड़े निकालने लगी। शुक्र है कपड़ों की वजह से आज कुछ तमाशा नहीं हुआ। लाए हुए कपड़े छोड़कर वो सुबह स्टोन वर्क कमीज़ शलवार ले आई थी, सो कोई मसला नहीं हुआ था। वो चेंज करके जा रही थी जब शीरी नानो को कमरे में छोड़ गया था। इन्हें बिस्तर पर लटाकर वो इनके पास ही बैठ गई। अंदर क्यों आ गई थी? वैसे ही मुझे इन जैसी बातें नहीं आती और ना ही मुझे इनकी बातों की समझ आती है, इसलिए सोचा वक्त बर्बाद करने से बेहतर इधर आकर सो जाऊं। इसके अंदाज में ऐसी बेसाख्तगी और भोलापन था कि इन्हें बेख्तियार इस पर प्यार आ गया। वो ज़ीशान के साथ हीरा के रिश्ते की बात पर इतना खुश थी कि कुछ इधर उधर की बातों के बाद ही असल बात की तरफ आ गई थी। ज़ैनब ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है ज़ीशान के लिए और मंसूर ने सब तुम्हारी मर्जी पर छोड़ दिया है। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? इसका चेहरा एकदम बेतासर हुआ था। नानो अंदाज़ा नहीं कर पाई कि इनकी बात पर वो दुखी हुई थी या नाराज़, क्योंकि खुश तो वो बहरहाल नहीं थी। मेरा इस घर और इस घर के अफराद से जो ताल्लुक़ है मैं इसे ही बरकरार रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी भी नए रिश्ते के लिए मजबूर न किया जाए। आसगी से कहकर अपने कपड़े उठाती वो तब्दील करने चली गई। इसका दिल चाह रहा था वो खूब सारा रो ले खुशियों की दस्तक पर। इसने दरवाज़ा तो बंद कर लिया था, लेकिन अब मोहब्बत की सदा पर कान कैसे बंद करे? ज़ीशान कोई हीरो नहीं था, आमसी शक्ल सूरत वाला आमसा लड़का था और बासी जैसे खुश शक्ल के सामने कुछ ज़्यादा ही आम लगता था। अब ये तो हीरा जानती थी या इसका खुदा कि वो इसके लिए कितना ख़ास
रास्ता अनजान देश में नज़रों से छलनी करते लोग में वही तो था जो खामोश आंखों से इसकी मिसाई करता था। इतने पत्थर लहजों में अकेला फूल बरसाने वाला भी खास ना होता तो कौन होता। वो इन आम सी आंखों से झलकते पुरखलूस मोहब्बत की जज्बों की असीर हुई थी। और अब जब दिल में छुपी दुआएं कबूल होने का वक्त आया था तो उसने खुद इनकार कर दिया था। अब्दुल बासित से इसे शदीद नफरत महसूस हुई थी। इस रात इसने वापसी की तैयारी शुरू कर ली थी। पापा को कोई काम था जिसकी वजह से इन्हें आज ही वापस जाना पड़ गया था। और अगर नानो इससे पहले बात कर लेती तो यकीनन वो भी इनके साथ ही चली जाती। बेदिली से वलीमे की तकरीब देखकर जब अलीशे को घर लेकर आए तो अपना मुख्तसर सामान उठाकर नानो को अल्लाह हाफिज कहती वो हाज हाउस से बाहर निकल आई थी। पापा से कहकर इसने गाड़ी मंगवा ली थी। बाहर आकर इसने गाड़ी की तलाश में नजर दौड़ाना शुरू की ही थी कि जब स्याह विंड्स इसके सामने एन सामने आकर रुकी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बल्कि अगर कहेंगी तो आपको घर तक छोड़ आऊँगा। प्लीज़ बैठें। ड्राइविंग सीट से उतरकर गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोले। ज़िशान इस एहतराम से कह रहा था कि ना चाहते हुए भी इसके कदम आगे बढ़ गए। इससे बैग पकड़ कर इसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर रख दिया और आकर इसके बराबर बैठ गया। तार खोल के सड़क पर गाड़ी अनजान मंजिलों की तरफ चल पड़ी। बड़ी खामोशी से इनके साथ साथ थी। पहले तो वो चुपचाप इसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोला तो खुद ही बात शुरू की। आप क्यों आए हैं? यूं ही इसने सरसरी सा जवाब दिया। इनकार की वजह जानने आए हैं? नहीं, इनकार को इकरार में बदलने। गहरी नज़र इस पर डालकर इसने जवाब दिया। हीरा ने दिल मजबूत किया था। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए खामोशी से निकल रही थी। वो कैसे? जब तक डॉक्टर को मर्ज ना बताएं वो किस बीमारी का इलाज करेगा? डॉक्टर काबिल हो तो मर्ज की तशखीस भी खुद ही कर लिया करता है। ओके, अब सीधी बात। गाड़ी इसने एक जगह रोक दी थी। अगर आप बासित के लगाए इल्ज़ामात की वजह से इनकार कर रही हैं तो यकीन करें जितना आपको इनके झूठे होने का पता है हम सबको भी आप पर इतना ही यकीन है। ताई सरवत के सामने इसने खुद माना है कि वो झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम थे। मामा ने खुद सुना था। अपनी मर्जी की कांट झांट करके ज़ैनब ने ज़िशान से भी इन बातों का जिक्र किया था। वो इसे यही तासुर दे रही थी कि बासित की बातों की वजह से उस रिश्ते से इनकारी थी। हीरा, आप बेफिक्र हैं। मेरे लिए मेरी खुशी और चाहत से भी अहम आपकी इज़्ज़त है। और मैं क्या यहाँ सब ही आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं? अपने हाथों पर नज़र जमा कर बैठी हीरा हैरान हुई थी। इसने तो आज तक खुद से भी एतराफ़ नहीं किया था कि बासित की बातों से दिल बर्दाश्ता है। वो इन लोगों के साथ 4 दिन भी इस इल्ज़ाम के साथ नहीं रह सकी तो उम्र भर कैसे रह सकती है? वो एतराफ़ करती भी कैसे? इसका ज़मीर इसे मलामत करता कि वो जो किरदार की बात पर लड़ने को हक़ समझती है वो ऐसे कैसे सब छोड़कर जा सकती है? आपको इन सब की मोहब्बत और इज़्ज़त का एहसास कभी नहीं हुआ? एहसास है तब ही तो मैं भी प्यार करती हूँ। इसने आस्तगी से जवाब दिया। नज़रें अब भी अपने हाथों पर थी और मुझसे आपसे भी। बेसाख्ता रवानी में कहकर इसकी शर्त समझ आने पर इसने बात दूरी छोड़ दी। वो खिलकर हंसा था और इसकी हंसी से हीरा बुरी तरह जम गई। इसका झुका सर मज़ीद झुक गया। इसकी शर्माने का मंजर ज़िशान ने बड़ी दिलचस्पी से देखा था। इसने हमेशा इसे पुरएतमाद और सर उठाकर बात करते देखा था, सिवाय इसके ये अंदाज़ गैर मुतवक्को था। आप शर्माती भी हैं। इसके शर्माने से वो शौक हुआ था। क्यों? पुरतमाल लड़कियां बेशर्म होती हैं। वो सर उठाकर फ़ौरन बोली थी। इसकी हाज़िर जवाबी से ज़िशान बहुत महफूज हुआ था। दोनों का मुश्तरका कहका हवा में महका था। आसमान पर चाँद ने इनकी नज़र उतारी थी। हीरा का करार ने घर भर में बरके रो दौड़ा दी थी। अभी तो अलीशा की शादी का हंगामा थमा था कि एक और शादी। अरे भी निकाह ही तो शादी होती है ना। अलीशा तो इतनी खुश हुई थी कि नए नवेले दूल्हे का भी लिहाज किए बगैर इसे बाहों से पकड़कर घुमा दिया था। अगरचा पापा ने 1-2 बार इस ख्वाहिश का इज़हार भी किया था कि अगरचा दिन पहले ये किया था क्या था अगर चंद दिन पहले ये मामला तय पा जाते तो अलीशा के साथ ज़िशान की भी शादी कर दी जाती। लेकिन अलीशा खुश थी कि भाई की शादी इसकी शादी के साथ नहीं रखेगी, वरना अपने इकलौते भाई की शादी इसने खाक एंजॉय करनी थी। सरवत और बासित के अलावा सभी खुश थे। सरवत पर तो ये खबर बिजली बनकर गिरी थी। इनके तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि इतनी जल्दी हाथ से सब निकल जाएगा। इसके लिए तो दोहरा सदमा था। वो सबीन के लिए ज़िशान का सोच बैठी थी। इस बात को बुलाकर नंद ने मुँह से कहा था कि अलीशा का बासित के लिए देख लें, घर की बच्ची घर में रह जाएगी। अलीशा इन्हें खुद ही पसंद नहीं थी, सो उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया था। हीरा की जगह कोई और होती तो शायद इनको इतना दुख ना पहुंचता। हीरा तो इन्हें भी पसंद थी और अब तो बासित भी रजामंदी दे चुका था। और बासित इसे हीरा से मोहब्बत थी या नहीं, इस बात का फैसला वक्त पर भी छोड़ दिया जाए तो फ़िलहाल वो इसकी शदीद तरीन ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश जो तिश्ना रह गई थी। ना आसूदा ख्वाहिशें शदीद ना भी हों तो दिल से निकलने में भी वक्त लेती हैं। अब तो हीरा को रहना भी इसी घर में और इसकी नज़र
नज़र के सामने था। ये ना मुकम्मल ख्वाहिश इसकी हार थी और हार कबूल करना कम से कम इसके लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए किसी के भी इल्म में लाए बगैर इसने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा ली थी। अभी तक के लिए वो इतना ही कर सकता था। बहुत जल्दी इसने मुल्क से बाहर जाने का भी इरादा बांध लिया था। हीरा से नफरत के साथ रहना इसके लिए ज़्यादा आसान था। काश वो इसके लिए काबिल नफरत ही रहती, काश इसके एहसास इसके लिए ना बदलते, काश इसने ममा से बात ना की होती। लातादाद काश थे जो उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी जादू के ज़ोर पर खुद को गायब कर लेता। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो जितने भी मुख्तसर हों तावान में पूरी उम्र लग जाती है। हीरा की मोहब्बत भी इसके लिए वही ख्वाब थी। मंसूर अहमद के लाख इनकार पर भी नानों ने इनकी एक नहीं चलने दी और हीरा के निकाह की तकरीब अब हज हाउस में होना करा पाई। असल में ज़िशान चाहता था कि निकाह किसी मैरिज हॉल या कहीं भी और ना हो, बल्कि इस पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद इसी घर में रखी जाए ताकि मोहब्बत को अमर करते इन लम्हों को वो जब चाहे खुली आंखों से जी सके। नानों ने जिस तरह हीरा का इनकार सबसे खुफिया रख कर इससे बात की थी और फिर इसे मनाने इससे बात करने का मौका फराहम किया था, इसी तरह वही इस वक्त भी इसके काम आई। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने सबको चुप करवा दिया था और इस तरह एक बार फिर लोन को नए सिरे से आरास्ता किया गया था। इस तकरीब में सिर्फ रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। इरादा था कि रुखसती पर सबको इकट्ठा कर लिया जाए। सौ रोशनियों में नहाए लॉन में चंद गिने चुने मेहमानों की मौजूदगी में टी पिंक मैक्सी में मलबूस दुल्हन बनी हीरा के जुमला हकूक ज़िशान हैदर के नाम लिख दिए गए थे। गुलाबी रंगत वाली कांच की गुड़िया ज़िशान की पुरशौक निगाहों से बुरी तरह शर्मा रही थी। इसने वहाँ सबके सामने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। तभी मामू के कहने पर इसे खाना खिलाने के लिए सबीन इसे अंदर ले जाने के लिए आ गई। भारी जेवर और बड़े से दुपट्टे के साथ काम वाली मैक्सी और इस पर इसका मेकअप, सबसे बढ़कर इसकी हील दुल्हन पे रूप से उलझते वो उठी तो इसकी नज़र दो कदम दूर होंठों में दबी मुस्कुराहट से इसे देखते ज़िशान पर पड़ी। जल्दी से नज़रें झुकाकर इसने तेज़ी से कदम बढ़ाए और बुरी तरह लड़खड़ा गया। इसका हाथ सबीन की गिरफ्त से निकल चुका था। ऐन मुमकिन था कि वो दुल्हन बनी ज़मीन बोस होती। एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना आगे बढ़कर ज़िशान इसे संभाल लिया। करीब से ही ओह की आवाज़ बुलंद हुई। होंठ काटते वो अपनी मैक्सी सेट करने लगी। सबीन इसके पीछे खड़ी इसका दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब सबकी नज़र बचाकर ज़िशान इसके करीब हुआ, आप ट्राउज़र शर्ट ही पहना करें, मुझे भी आपके पीछे बाइक पर बैठने में आसानी होगी। ऐसे कपड़े कमरे तक के लिए रख लेते हैं ताकि जब भी गिरें मुझ पर ही गिरें। इसकी शौक निगाहें हीरा की आंखों में मोहब्बतनामा लिख रही थी। हीरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। इस वक्त फरियाल ने हाथ में पकड़े कैमरे से इसकी खूबसूरत लम्हे का अक्स कैद कर लिया था। मोहब्बत ने सुनहरी खुशबू की राह गुजर पर कदम रख दिए थे जहाँ लम्हा लम्हा खुशियों के चिराग रोशन थे। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था, छोटा था लेकिन बहुत अच्छा नावल था। राइटर ने अच्छे तरीके से लिखा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा या आया होगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।